कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बेडरूम यानी कि बेड के नीचे छुपा होता है। अब ये लड़की पूरे दिन अपने रूम में क्या-क्या करती है, ये सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में और ये लड़का कौन है और ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सभी चीज़ें आपको मूवी में आखिर में पता चलेगी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको शो को दिखाया जाता है जो कि खुद से बहुत ज़्यादा अकेला रहता है और इसके साथ-साथ इसके स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं होता है और ना ही इसके घरवालों की इसकी कोई कदर होती है। और अब इसी वजह से यू को ये बात बहुत ज़्यादा चुभने लग जाती है और जब उसके क्लास के ग्रुप की फ़ोटो खींच रही होती है, तो उसमें भी वो नहीं जाता है और उस बात से उसकी स्कूल टीचर भी उस पर कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है और इस बात से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि दुनिया में मीशू का होना और ना होना कोई मायने नहीं रख रहा था किसी के लिए भी और किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब मीशू एक दिन लाइब्रेरी में बैठा हुआ पढ़ रहा था, लेकिन तब तक उसके पीछे बैठी हुई लड़की उसका नाम लेकर उसे बुलाने लग जाती है और उसे बुलाने के बाद में मीशू उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पहली बार किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया था। और यहाँ पर पता लगता है कि हमें इस लड़के का नाम सासाकी है और सासाकी यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जिसके बाद में अब ये दोनों एक जगह पर जाते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे होते हैं, जिसे देखकर मीशो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आज तक उसके साथ किसी ने भी कॉफ़ी नहीं पी थी और आज उसके साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठकर उसके साथ कॉफ़ी पी रही है। अब उस दिन को लेकर आज पूरे 11 साल हो चुके थे क्योंकि उस दिन के बाद में मीशो ने सासाकी को कभी भी नहीं देखा था और मीशो 11 साल से सासाकी को ढूंढ रहा था। अब बहुत ढूंढने के बाद में अगर घर में सासाकी को का घर दिख जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मीशो सासाकी को छूकर देखता है जो पहले से ऐसी नहीं रही है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है और इसके साथ-साथ वो दूसरे लोगों से भी कोई भी लेना-देना उसका नहीं होता है। यहाँ पर मीशो उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन सासाकी उसे बिना पहचाने उसे छोड़कर वहाँ से आगे निकल जाती है क्योंकि इन दोनों के पीछे छूटे हुए 11 साल हो चुके थे। अब मीशो एक शॉप खोल लेता है जो कि सासाकी के घर के ही सामने होती है और मीशो उस शॉप के ऊपर वाले फ्लोर में रहने भी लग जाता है और सासाकी के अपने टाइम में यानी कि उसने जो फ़ोटो खींची थी वो अपने फ्रेम पे लगा देता है और यहाँ पर एक पुतले को ड्रेस भी बनाता है जो कि सासाकी ने उसे दी थी, जिसके बाद में सासाकी अपने घर से रोज़ देखने लग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मीशो की शादी भी हो चुकी है, उसका हस्बैंड एक रात उसे बहुत ज़्यादा मार ही रहा था, तभी यहाँ पर सीखने के बाद मीशो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अगले दिन फिर से मित्सु सासाकी को देखने उसके घर जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है उसका चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया था क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको रात बहुत ज़्यादा मारा था। अब सासाकी को खुश करने के लिए मित्सु उसके घर पे एक बड़ा-सा गुलदस्ता भेजता है और उसके घर पर छोड़कर चला जाता है। अब वो गुलदस्ते में लिखा होता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन सासाकी उन फूलों को कचरे में डालकर चली जाती है क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो आजकल अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टॉर्चर सह रही थी। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि मित्सु सासाकी के शॉप पर जाती है और वहाँ से एक फ़िश एक्वेरियम खरीदती है। अब इसके बाद में मित्सु एक्वेरियम को लगाने के लिए उसके घर में जाता है और वहीं पर वो मौका पाकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है और उसके साथ-साथ उसके लाइट रूम में वो एक माइक्रोफ़ोन भी लगा देता है ताकि वो उसके घर में हो रही सारी बातों को सुन सके। अब उसी रात को वो सुन पाता है कि सासाकी का हस्बैंड उसका उसका बलात्कार करता है, रेप करता है। अब ये सब चीज़ें सुनकर मीशो यहाँ पर सुन रहा था। अब ये सभी चीज़ें सुनकर मीशो बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। अब कुछ टाइम कर हमें दिखाया जाता है कि मीशो उसके घर में छुप-छुप कर नज़र रख रहा था। वहाँ पर वो उसके घर में भी जाता है छुप-छुप के और कुछ चीज़ें चेंज करता रहता है और सासाकी जहाँ लेटती है वो उसी जगह पर सो जाता है और वहाँ लेटकर वो सासाकी को फ़ील करने लग जाता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है सासाकी उसकी शॉप पर जाती है, जिसके बाद में वो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है और उसे अपने पुराने वक़्त को याद करने लग जाता है। अब सासाकी के वहाँ से जाने के बाद में वो उसके झूठे कप में ही पीने लग जाता है और उसको फ़ील करने लग जाता है और फिर से वो उसके रूम में चुपचाप चला जाता है और उसके बेड के नीचे छुप जाता है और इस वक़्त उसके बेड के नीचे सुनता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ कुछ इंटीमेशन कर रहा है। अब ये सब मीशो भी शो कर रहा था, लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड को एक नोट मिल जाता है जो कि मिशो ने सासाकी को खुश रहने के लिए लिखा था। अब उसके हस्बैंड को लगता है कि सासाकी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए सासाकी का हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा मारता है और उसके साथ-साथ लेकर उसे पानी में भी डुबाता है, जिसकी वजह से सासाकी भी बेहोश हो जाती है और फिर उसका हस्बैंड आराम से बेडरूम में जाकर सो जाता है। और अब जब सब कुछ शांत हो ही गया था, तभी सो जाकर पानी से उसे बाहर निकालता है और उसके ऊपर कंबल डालकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सासाकी को लगने लगा था उसके घर में कोई है जो कि उसका परवाह करता है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है मिशु एक दिन सपना देख रहा था जिसमें वो सासाकी के साथ में सब कुछ कर रहा था, वो जब सब कुछ करना चाहता था। अब यहाँ पर मिशु ने सोच लिया था कि अगर उसके हस्बैंड ने उसे दोबारा सासाकी को हाथ लगाया तो उसको मारेगा, उसकी पिटाई करेगा। जिसके बाद वो सासाकी के घर पे वापस जाता है और उस रात वो पहुँच कर देखता है कि सासाकी अपने हस्बैंड से कह रही है कि उसे अपने मॉम के घर पे जाना है क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। लेकिन ऐसा देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सासाकी के हस्बैंड से हाथापाई कर देता है,
जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है और अब फिर से वो उसका रेप करने लग जाता है। ये सब मीशू देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वो वापस से अपने घर पर चला जाता है और वो ससाकी को बचा नहीं पाया। इस वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाता है और वो अगले दिन देखता है ससाकी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग रही थी। तब मीशू उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन उसका पीछा करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गायब हो चुकी थी वहाँ से। अब उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई है। अब ससाकी को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में रुकी है। वहाँ उसका हस्बैंड भी आ जाता है और वहाँ उसे फिर से मारपीट करने का उसे अपने घर ले जाने लग जाता है। यहाँ पर वो उसे जाने से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत सारे वक्त पर वहाँ पर मीशू आकर उसको बेहोश कर देता है। अब अपने हस्बैंड को देखकर ससाकी उसका गला दबाने की कोशिश करती है क्योंकि आज तक उसने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और मारा था, लेकिन तब तक मीशू उसका हाथ उसके गले से हटाता है और खुद अपने हाथों से उसके हस्बैंड का गला घोंट देता है और वहाँ पर उसे जान से भी मार डालता है और वो पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जिसके बाद में ससाकी मीशू के घर पर जाकर देखती है कि ये लड़का आखिर था कौन जो कि इसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता था। लेकिन अब ससाकी को उसके बचपन की फ़ोटो वहाँ पर मिल जाती हैं, जहाँ पर उन्होंने ग्रुप में फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी और तब ससाकी को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ में मैंने कॉफ़ी पी थी। और अब इसके बाद में ससाकी को इसका नाम भी याद आ जाता है और वो भागकर मीशू के पास में वापस जाती है और उसका नाम लेती है। मीशू ये देख कर के ससाकी को मैं याद हूँ और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे एक हल्की सी स्माइल देता है और इसी के साथ साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बेडरूम यानी कि बेड के नीचे छुपा होता है। अब ये लड़की पूरे दिन अपने रूम में क्या-क्या करती है, ये सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में और ये लड़का कौन है और ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सभी चीज़ें आपको मूवी में आखिर में पता चलेगी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको शो को दिखाया जाता है जो कि खुद से बहुत ज़्यादा अकेला रहता है और इसके साथ-साथ इसके स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं होता है और ना ही इसके घरवालों की इसकी कोई कदर होती है। और अब इसी वजह से यू को ये बात बहुत ज़्यादा चुभने लग जाती है और जब उसके क्लास के ग्रुप की फ़ोटो खींच रही होती है तो उसमें भी वो नहीं जाता है और उस बात से उसकी स्कूल टीचर भी उस पर कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है और इस बात से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि दुनिया में मीशू का होना और ना होना कोई मायने नहीं रख रहा था किसी के लिए भी और किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब मीशू एक दिन लाइब्रेरी में बैठा हुआ पढ़ रहा था, लेकिन तब तक उसके पीछे बैठी हुई लड़की उसका नाम लेकर उसे बुलाने लग जाती है और उसे बुलाने के बाद में मीशू उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पहली बार किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया था। और यहाँ पर पता लगता है कि हमें इस लड़के का नाम सासाकी है और सासाकी यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जिसके बाद में अब ये दोनों एक जगह पर जाते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे होते हैं, जिसे देखकर मीशू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आज तक उसके साथ किसी ने भी कॉफ़ी नहीं पी थी और आज उसके साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठकर उसके साथ कॉफ़ी पी रही है। अब उस दिन को लेकर आज पूरे 11 साल हो चुके थे क्योंकि उस दिन के बाद में मीशू ने ससाकी को कभी भी नहीं देखा था और मीशू 11 साल से ससाकी को ढूंढ रहा था। अब बहुत ढूंढने के बाद में अगर घर में ससाकी को का घर दिख जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मीशू ससाकी को छूकर देखता है जो पहले से ऐसी नहीं रही है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है और इसके साथ-साथ वो दूसरे लोगों से भी कोई भी लेना-देना उसका नहीं होता है। यहाँ पर मीशू उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन ससाकी उसे बिना पहचाने उसे छोड़कर वहाँ से आगे निकल जाती है क्योंकि इन दोनों के पीछे छूटे हुए 11 साल हो चुके थे। अब मीशू एक शॉप खोल लेता है जो कि ससाकी के घर के ही सामने होती है और मीशू उस शॉप के ऊपर वाले फ्लोर में रहने भी लग जाता है और ससाकी के अपने टाइम में यानी कि उसने जो फ़ोटो खींची थी वो अपने फ्रेम पे लगा देता है और यहाँ पर एक पुतले को ड्रेस भी बनाता है जो कि ससाकी ने उसे दी थी। जिसके बाद में ससाकी अपने घर से रोज़ देखने लग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मीशू की शादी भी हो चुकी है, उसका हस्बैंड एक रात उसे बहुत ज़्यादा मार ही रहा था। तभी यहाँ पर सीखने के बाद मीशू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अगले दिन फिर से मीशू ससाकी को देखने उसके घर जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है उसका चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया था क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको रात बहुत ज़्यादा मारा था। अब ससाकी को खुश करने के लिए मीशू उसके घर पे एक बड़ा सा गुलदस्ता भेजता है और उसके घर पर छोड़कर चला जाता है। अब वो गुलदस्ते में लिखा होता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन ससाकी उन फूलों को कचरे में डालकर चली जाती है क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो आजकल अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टॉर्चर सह रही थी। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि मीशू ससाकी के शॉप पर जाती है और वहाँ से एक फ़िश एक्वेरियम खरीदती है। अब इसके बाद में मीशू एक्वेरियम को लगाने के लिए उसके घर में जाता है और वहीं पर वो मौका पाकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है और उसके साथ-साथ उसके लाइट रूम में वो एक माइक्रोफ़ोन भी लगा देता है ताकि वो उसके घर में हो रही सारी बातों को सुन सके। अब उसी रात को वो सुन पाता है कि ससाकी का हस्बैंड उसका
उसका बलात्कार करता है, रेप करता है। अब ये सब चीज़ें सुनकर मीशू यहाँ पर सुन रहा था। अब ये सभी चीज़ें सुनकर मीशू बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। अब कुछ टाइम कर हमें दिखाया जाता है कि मीशू उसके घर में छुप-छुप कर नज़र रख रहा था। वहाँ पर वो उसके घर में भी जाता है छुप-छुप के और कुछ चीज़ें चेंज करता रहता है और सासाकी जहाँ लेटती है वो उसी जगह पर सो जाता है और वहाँ लेटकर वो सासाकी को फ़ील करने लग जाता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है सासाकी उसकी शॉप पर जाती है, जिसके बाद में वो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है और उसे अपने पुराने वक़्त को याद करने लग जाता है। अब सासाकी के वहाँ से जाने के बाद में वो उसके झूठे कप में ही पीने लग जाता है और उसको फ़ील करने लग जाता है और फिर से वो उसके रूम में चुपचाप चला जाता है और उसके बेड के नीचे छुप जाता है और इस वक़्त उसके बेड के नीचे सुनता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ कुछ इंटीमेशन कर रहा है। अब ये सब मीशू भी सो कर रहा था, लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड को एक नोट मिल जाता है जो कि मीशू ने सासाकी को खुश रहने के लिए लिखा था। अब उसके हस्बैंड को लगता है कि सासाकी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए सासाकी का हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा मारता है और उसके साथ-साथ लेकर उसे पानी में भी डुबाता है, जिसकी वजह से सासाकी भी बेहोश हो जाती है और फिर उसका हस्बैंड आराम से बेडरूम में जाकर सो जाता है। और अब जब सब कुछ शांत हो ही गया था, तभी सो जाकर जाकर पानी से उसे बाहर निकालता है और उसके ऊपर कंबल डालकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सासाकी को लगने लगा था उसके घर में कोई है जो कि उसका परवाह करता है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है मीशू एक दिन सपना देख रहा था जिसमें वो सासाकी के साथ में सब कुछ कर रहा था। वो जब सब कुछ करना चाहता था, अब यहाँ पर मीशू ने सोच लिया था कि अगर उसके हस्बैंड ने उसे दोबारा सासाकी को हाथ लगाया तो उसको मारेगा, उसकी पिटाई करेगा। जिसके बाद वो सासाकी के घर पे वापस जाता है और उस रात वो पहुँचकर देखता है कि सासाकी अपने हस्बैंड से कह रही है कि उसे अपनी मॉम के घर पे जाना है क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। लेकिन उसका हस्बैंड उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। लेकिन ऐसा देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सासाकी के हस्बैंड से हाथापाई कर देता है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है और अब फिर से वो उसका रेप करने लग जाता है। ये सब मीशू देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वो वापस से अपने घर पर चला जाता है और वो सासाकी को बचा नहीं पाया, इस वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाता है और वो अगले दिन देखता है सासाकी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग रही थी। तब मीशू उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन उसका पीछा करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गायब हो चुकी थी वहाँ से। अब उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई है। अब सासाकी को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में रुकी है, वहाँ उसका हस्बैंड भी आ जाता है और वहाँ उसे फिर से मारपीट करने का उसे अपने घर ले जाने लग जाता है। यहाँ पर वो उसे जाने से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत सारे वक़्त पर वहाँ पर मीशू आकर उसको बेहोश कर देता है। अब अपने हस्बैंड को देखकर सासाकी उसका गला दबाने की कोशिश करती है क्योंकि आज तक उसने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और मारा था। लेकिन तब तक मीशू उसका हाथ उसके गले से हटाता है और खुद अपने हाथों से उसके हस्बैंड का गला घोंट देता है और वहाँ पर उसे जान से भी मार डालता है और वो पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जिसके बाद में सासाकी मीशू के घर पर जाकर देखती है कि ये लड़का आखिर था कौन जो कि इसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता था। लेकिन अब सासाकी को उसके बचपन के फ़ोटो वहाँ पर मिल जाती हैं, जहाँ पर उन्होंने ग्रुप में फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी और तब सासाकी को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ में मैंने कॉफ़ी पी थी। और अब इसके बाद में सासाकी को इसका नाम भी याद आ जाता है और वो भागकर मीशू के पास में वापस जाती है और उसका नाम लेती है। मीशू देखकर ये देख कर के सासाकी को मैं याद हूँ और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे एक हल्की सी स्माइल देता है और इसी के साथ-साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बेडरूम यानी कि बेड के नीचे छुपा होता है। अब ये लड़की पूरे दिन अपने रूम में क्या-क्या करती है, ये सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में और ये लड़का कौन है और ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सभी चीज़ें आपको मूवी में आखिर में पता चलेगी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको शो को दिखाया जाता है जो कि खुद से बहुत ज़्यादा अकेला रहता है और इसके साथ-साथ इसके स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं होता है और ना ही इसके घरवालों की इसकी कोई कदर होती है। और अब इसी वजह से यू को ये बात बहुत ज़्यादा चुभने लग जाती है और जब उसके क्लास के ग्रुप की फ़ोटो खींच रही होती हैं, तो उसमें भी वो नहीं जाता है और उस बात से उसकी स्कूल टीचर भी उस पर कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है और इस बात से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि दुनिया में मीशू का होना और ना होना कोई मायने नहीं रख रहा था किसी के लिए भी और किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब मीशू एक दिन लाइब्रेरी में बैठा हुआ पढ़ रहा था, लेकिन तब तक उसके पीछे बैठी हुई लड़की उसका नाम लेकर उसे बुलाने लग जाती है और उसे बुलाने के बाद में मीशू उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पहली बार किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया था। और यहाँ पर पता लगता है कि हमें इस लड़के का नाम सासाकी है और सासाकी यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जिसके बाद में अब ये दोनों एक जगह पर जाते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे होते हैं, जिसे देखकर मीशू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आज तक उसके साथ किसी ने भी कॉफ़ी नहीं पी थी और आज उसके साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठकर उसके साथ कॉफ़ी पी रही है। अब उस दिन को लेकर आज पूरे 11 साल हो चुके थे क्योंकि उस दिन के बाद में मीशू ने सासाकी को कभी भी नहीं देखा था और मीशू 11 साल से सासाकी को ढूंढ रहा था। अब बहुत ढूंढने के बाद में अगर घर में सासाकी को का घर दिख जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मीशू सासाकी को छूकर देखता है जो पहले से ऐसी नहीं रही है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है और इसके साथ-साथ वो दूसरे लोगों से भी कोई भी लेना-देना उसका नहीं होता है। यहाँ पर मीशू उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन सासाकी उसे बिना पहचाने उसे छोड़कर वहाँ से आगे निकल जाती है क्योंकि इन दोनों के पीछे
छूटे हुए 11 साल हो चुके थे। मीशो एक शॉप खोल लेता है जो कि ससाकी के घर के ही सामने होती है और मीशो उस शॉप के ऊपर वाले फ्लोर में रहने भी लग जाता है और ससाकी के अपने टाइम में यानी कि उसने जो फ़ोटो खींची थी वो अपने फ्रेम पे लगा देता है और यहाँ पर एक पुतले को ड्रेस भी बनाता है जो कि ससाकी ने उसे दी थी, जिसके बाद में ससाकी अपने घर से रोज़ देखने लग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मीशो की शादी भी हो चुकी है, उसका हस्बैंड एक रात उसे बहुत ज़्यादा मार ही रहा था, तभी यहाँ पर सीखने के बाद मीशो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अगले दिन फिर से मीशो ससाकी को देखने उसके घर जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है उसका चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया था क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको रात बहुत ज़्यादा मारा था। अब सासाकी को खुश करने के लिए मिसो उसके घर पे एक बड़ा सा गुलदस्ता भेजता है और उसके घर पर छोड़कर चला जाता है। अब वो गुलदस्ते में लिखा होता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन सासाकी उन फूलों को कचरे में डालकर चली जाती है क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो आजकल अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टॉर्चर सह रही थी। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि मिशो सासाकी के शॉप पर जाती है और वहाँ से एक फ़िश एक्वेरियम खरीदती है। अब इसके बाद में मिशो एक्वेरियम को लगाने के लिए उसके घर में जाता है और वहीं पर वो मौका पाकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है और उसके साथ-साथ उसके लाइट रूम में वो एक माइक्रोफ़ोन भी लगा देता है ताकि वो उसके घर में हो रही सारी बातों को सुन सके। अब उसी रात को वो सुन पाता है कि सासाकी का हस्बैंड उसका उसका बलात्कार करता है, रेप करता है। अब ये सब चीज़ें सुनकर मीशो यहाँ पर सुन रहा था। अब ये सभी चीज़ें सुनकर मीशो बहुत ज़्यादा बुरे लगती हैं। अब कुछ टाइम पर हमें दिखाया जाता है कि मीशो उसके घर में छुप-छुप कर नज़र रख रहा था। वहाँ पर वो उसके घर में भी जाता है छुप-छुप के और कुछ चीज़ें चेंज करता रहता है और सासाकी जहाँ लेटती है वो उसी जगह पर सो जाता है और वहाँ लेटकर वो सासाकी को फ़ील करने लग जाता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है सासाकी उसकी शॉप पर जाती है, जिसके बाद में वो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है और उसे अपने पुराने वक़्त को याद करने लग जाता है। अब सासाकी के वहाँ से जाने के बाद में वो उसके झूठे कप में ही पीने लग जाता है और उसको फ़ील करने लग जाता है और फिर से वो उसके रूम में चुपचाप चला जाता है और उसके बेड के नीचे छुप जाता है और इस वक्त उसके बेड के नीचे सुनता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ कुछ इंटीमेशन कर रहा है। अब ये सब मीशो भी शो कर रहा था, लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड को एक नोट मिल जाता है जो कि मिशो ने सासाकी को खुश रहने के लिए लिखा था। अब उसके हस्बैंड को लगता है कि सासाकी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए सासाकी का हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा मारता है और उसके साथ-साथ लेकर उसे पानी में भी डुबाता है, जिसकी वजह से सासाकी भी बेहोश हो जाती है और फिर उसका हस्बैंड आराम से बेडरूम में जाकर सो जाता है। और अब जब सब कुछ शांत हो ही गया था, तभी सो जाकर जाकर पानी से उसे बाहर निकालता है और उसके ऊपर कंबल डालकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सासाकी को लगने लगा था उसके घर में कोई है जो कि उसका परवाह करता है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है मीशो एक दिन सपना देख रहा था जिसमें वो सासाकी के साथ में सब कुछ कर रहा था। वो जब सब कुछ करना चाहता था, अब यहाँ पर मीशो ने सोच लिया था कि अगर उसके हस्बैंड ने उसे दोबारा सासाकी को हाथ लगाया तो वो उसको मारेगा, उसकी पिटाई करेगा। जिसके बाद वो सासाकी के घर पे वापस जाता है और उस रात वो पहुँचकर देखता है कि सासाकी अपने हस्बैंड से कह रही है कि उसे अपनी मॉम के घर पे जाना है क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। लेकिन उसका हस्बैंड उसे वहाँ जाने से मना कर देता है, लेकिन ऐसा देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सासाकी के हस्बैंड से हाथापाई कर देता है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है और अब फिर से वो उसका रेप करने लग जाता है। ये सब मीशो देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वो वापस से अपने घर पर चला जाता है और वो सासाकी को बचा नहीं पाया, इस वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाता है और वो अगले दिन देखता है सासाकी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग रही थी। तब मीशो उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन उसका पीछा करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गायब हो चुकी थी वहाँ से। अब उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई है। अब सासाकी को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में रुकी है, वहाँ उसका हस्बैंड भी आ जाता है और वहाँ उसे फिर से मारपीट करने का उसे अपने घर ले जाने लग जाता है। यहाँ पर वो उसे जाने से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत सारे वक़्त पर वहाँ पर मीशो आकर उसको बेहोश कर देता है। अब अपने हस्बैंड को देखकर सासाकी उसका गला दबाने की कोशिश करती है क्योंकि आज तक उसने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और मारा था। लेकिन तब तक मीशो उसका हाथ उसके गले से हटाता है और खुद अपने हाथों से उसके हस्बैंड का गला घोंट देता है और वहाँ पर उसे जान से भी मार डालता है और वो पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जिसके बाद में सासाकी मीशो के घर पर जाकर देखती है कि ये लड़का आखिर था कौन जो कि इसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता था। लेकिन अब सासाकी को उसके बचपन की फ़ोटो वहाँ पर मिल जाती हैं जहाँ पर उन्होंने ग्रुप में फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी और तब सासाकी को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ में मैंने कॉफ़ी पी थी। और अब इसके बाद में सासाकी को इसका नाम भी याद आ जाता है और वो भागकर मीशो के पास में वापस जाती है और उसका नाम लेती है। मीशो ये देख कर के सासाकी को मैं याद हूँ और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे एक हल्की सी स्माइल देता है और इसी के साथ-साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक
बेडरूम यानी कि बेड के नीचे छुपा होता है। अब ये लड़की पूरे दिन अपने रूम में क्या-क्या करती है, ये सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में और ये लड़का कौन है और ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सभी चीज़ें आपको मूवी में आखिर में पता चलेगी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको शो को दिखाया जाता है, जो कि खुद से बहुत ज़्यादा अकेला रहता है और इसके साथ-साथ इसके स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं होता है और ना ही इसके घरवालों की इसकी कोई कदर होती है। और अब इसी वजह से यू को ये बात बहुत ज़्यादा चुभने लग जाती है और जब उसके क्लास के ग्रुप की फ़ोटो खींच रही होती है, तो उसमें भी वो नहीं जाता है और उस बात से उसकी स्कूल टीचर भी उस पर कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है और इस बात से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि दुनिया में मीशू का होना और ना होना कोई मायने नहीं रख रहा था किसी के लिए भी और किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब मीशू एक दिन लाइब्रेरी में बैठा हुआ पढ़ रहा था, लेकिन तब तक उसके पीछे बैठी हुई लड़की उसका नाम लेकर उसे बुलाने लग जाती है और उसे बुलाने के बाद में मीशू उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया था। और यहाँ पर पता लगता है कि हमें इस लड़के का नाम सासाकी है और सासाकी यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जिसके बाद में अब ये दोनों एक जगह पर जाते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे होते हैं, जिसे देखकर मीशो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आज तक उसके साथ किसी ने भी कॉफ़ी नहीं पी थी और आज उसके साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठकर उसके साथ कॉफ़ी पी रही है। अब उस दिन को लेकर आज पूरे 11 साल हो चुके थे, क्योंकि उस दिन के बाद में मीशो ने सासाकी को कभी भी नहीं देखा था और मीशो 11 साल से सासाकी को ढूंढ रहा था। अब बहुत ढूंढने के बाद में अगर घर में सासाकी को का घर दिख जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मीशो सासाकी को छूकर देखता है, जो पहले से ऐसी नहीं रही है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है और इसके साथ-साथ वो दूसरे लोगों से भी कोई भी लेना-देना उसका नहीं होता है। यहाँ पर मीशो उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन सासाकी उसे बिना पहचाने उसे छोड़कर वहाँ से आगे निकल जाती है, क्योंकि इन दोनों के पीछे छूटे हुए 11 साल हो चुके थे। अब मीशो एक शॉप खोल लेता है, जो कि सासाकी के घर के ही सामने होती है और मीशो उस शॉप के ऊपर वाले फ्लोर में रहने भी लग जाता है और सासाकी के अपने टाइम में यानी कि उसने जो फ़ोटो खींची थी वो अपने फ्रेम पे लगा देता है और यहाँ पर एक पुतले को ड्रेस भी बनाता है, जो कि सासाकी ने उसे दी थी, जिसके बाद में सासाकी अपने घर से रोज़ देखने लग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मीशो की शादी भी हो चुकी है, उसका हस्बैंड एक रात उसे बहुत ज़्यादा मार ही रहा था, तभी यहाँ पर सीखने के बाद मीशो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अगले दिन फिर से मित्सु सासाकी को देखने उसके घर जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है उसका चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया था, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको रात बहुत ज़्यादा मारा था। अब सासाकी को खुश करने के लिए मित्सु उसके घर पे एक बड़ा सा गुलदस्ता भेजता है और उसके घर पर छोड़कर चला जाता है। अब वो गुलदस्ते में लिखा होता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन सासाकी उन फूलों को कचरे में डालकर चली जाती है, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो आजकल अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टॉर्चर सह रही थी। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि मित्सु सासाकी के शॉप पर जाती है और वहाँ से एक फ़िश एक्वेरियम खरीदती है। अब इसके बाद में मित्सु एक्वेरियम को लगाने के लिए उसके घर में जाता है और वहीं पर वो मौका पाकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है और उसके साथ-साथ उसके लाइट रूम में वो एक माइक्रोफ़ोन भी लगा देता है, ताकि वो उसके घर में हो रही सारी बातों को सुन सके। अब उसी रात को वो सुन पाता है कि सासाकी का हस्बैंड उसका उसका बलात्कार करता है, रेप करता है। अब ये सब चीज़ें सुनकर मीशो यहाँ पर सुन रहा था। अब ये सभी चीज़ें सुनकर मीशो बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। अब कुछ टाइम कर हमें दिखाया जाता है कि मीशो उसके घर में छुप-छुप कर नज़र रख रहा था। वहाँ पर वो उसके घर में भी जाता है छुप-छुप के और कुछ चीज़ें चेंज करता रहता है और सासाकी जहाँ लेटती है वो उसी जगह पर सो जाता है और वहाँ लेटकर वो सासाकी को फ़ील करने लग जाता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है सासाकी उसके शॉप पर जाती है, जिसके बाद में वो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है और उसे अपने पुराने वक़्त को याद करने लग जाता है। अब सासाकी के वहाँ से जाने के बाद में वो उसके झूठे कप में ही पीने लग जाता है और उसको फ़ील करने लग जाता है और फिर से वो उसके रूम में चुपचाप चला जाता है और उसके बेड के नीचे छुप जाता है और इस वक्त उसके बेड के नीचे सुनता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ कुछ इंटीमेशन कर रहा है। अब ये सब मीशो भी शो कर रहा था, लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड को एक नोट मिल जाता है, जो कि मीशो ने सासाकी को खुश रहने के लिए लिखा था। अब उसके हस्बैंड को लगता है कि सासाकी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए सासाकी का हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा मारता है और उसके साथ-साथ लेकर उसे पानी में भी डुबाता है, जिसकी वजह से सासाकी भी बेहोश हो जाती है और फिर उसका हस्बैंड आराम से बेडरूम में जाकर सो जाता है। और अब जब सब कुछ शांत हो ही गया था, तभी सो जाकर पानी से उसे बाहर निकालता है और उसके ऊपर कंबल डालकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सासाकी को लगने लगा था उसके घर में कोई है जो कि उसका परवाह करता है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है मीशु एक दिन सपना देख रहा था, जिसमें वो सासाकी के साथ में सब कुछ कर रहा था, वो जब सब कुछ करना चाहता था। अब यहाँ पर मीशु ने सोच लिया था कि अगर उसके हस्बैंड ने उसे दोबारा सासाकी को हाथ लगाया तो उसको मारेगा, उसकी पिटाई करेगा। जिसके बाद वो सासाकी के घर पे वापस जाता है और उस रात वो पहुँच कर देखता है कि सासाकी अपने हस्बैंड से कह रही है कि उसे अपने मोम के घर पर जाना है, क्योंकि उसकी मोम हॉस्पिटल में है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। लेकिन ऐसा देख कर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सासाकी के हस्बैंड से हाथापाई कर देता
देता है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है और अब फिर से वो उसका रेप करने लग जाता है। ये सब मीशू देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वो वापस से अपने घर पर चला जाता है और वो ससाकी को बचा नहीं पाया, इस वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाता है और वो अगले दिन देखता है ससाकी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग रही थी। तब मीशू उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन उसका पीछा करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गायब हो चुकी थी वहाँ से। अब उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई है। अब ससाकी को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में रुकी है, वहाँ उसका हस्बैंड भी आ जाता है और वहाँ उसे फिर से मारपीट करने का उसे अपने घर ले जाने लग जाता है। यहाँ पर वो उसे जाने से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत सारे वक्त पर वहाँ पर मीशू आकर उसको बेहोश कर देता है। अब अपने हस्बैंड को देखकर ससाकी उसका गला दबाने की कोशिश करती है क्योंकि आज तक उसने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और मारा था, लेकिन तब तक मीशू उसका हाथ उसके गले से हटाता है और खुद अपने हाथों से उसके हस्बैंड का गला घोंट देता है और वहाँ पर उसे जान से भी मार डालता है और वो पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जिसके बाद में ससाकी मीशू के घर पर जाकर देखती है कि ये लड़का आखिर था कौन जो कि इसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता था। लेकिन अब ससाकी को उसके बचपन की फ़ोटो वहाँ पर मिल जाती हैं, जहाँ पर उन्होंने ग्रुप में फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी और तब ससाकी को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ में मैंने कॉफ़ी पी थी। और अब इसके बाद में ससाकी को इसका नाम भी याद आ जाता है और वो भागकर मीशू के पास में वापस जाती है और उसका नाम लेती है। मीशू ये देख कर के ससाकी को मैं याद हूँ और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे एक हल्की सी स्माइल देता है और इसी के साथ साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बेडरूम यानी कि बेड के नीचे छुपा होता है। अब ये लड़की पूरे दिन अपने रूम में क्या-क्या करती है, ये सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में और ये लड़का कौन है और ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सभी चीज़ें आपको मूवी में आखिर में पता चलेगी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको शो को दिखाया जाता है जो कि खुद से बहुत ज़्यादा अकेला रहता है और इसके साथ-साथ इसके स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं होता है और ना ही इसके घरवालों की इसकी कोई कदर होती है। और अब इसी वजह से यू को ये बात बहुत ज़्यादा चुभने लग जाती है और जब उसके क्लास के ग्रुप की फ़ोटो खींच रही होती है तो उसमें भी वो नहीं जाता है और उस बात से उसकी स्कूल टीचर भी उस पर कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है और इस बात से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि दुनिया में मीशू का होना और ना होना कोई मायने नहीं रख रहा था किसी के लिए भी और किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब मीशू एक दिन लाइब्रेरी में बैठा हुआ पढ़ रहा था, लेकिन तब तक उसके पीछे बैठी हुई लड़की उसका नाम लेकर उसे बुलाने लग जाती है और उसे बुलाने के बाद में मीशू उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पहली बार किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया था। और यहाँ पर पता लगता है कि हमें इस लड़के का नाम सासाकी है और सासाकी यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जिसके बाद में अब ये दोनों एक जगह पर जाते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे होते हैं, जिसे देखकर मीशू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आज तक उसके साथ किसी ने भी कॉफ़ी नहीं पी थी और आज उसके साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठकर उसके साथ कॉफ़ी पी रही है। अब उस दिन को लेकर आज पूरे 11 साल हो चुके थे क्योंकि उस दिन के बाद में मीशू ने ससाकी को कभी भी नहीं देखा था और मीशू 11 साल से ससाकी को ढूंढ रहा था। अब बहुत ढूंढने के बाद में अगर घर में ससाकी को का घर दिख जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मीशू ससाकी को छूकर देखता है जो पहले से ऐसी नहीं रही है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है और इसके साथ-साथ वो दूसरे लोगों से भी कोई भी लेना-देना उसका नहीं होता है। यहाँ पर मीशू उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन ससाकी उसे बिना पहचाने उसे छोड़कर वहाँ से आगे निकल जाती है क्योंकि इन दोनों के पीछे छूटे हुए 11 साल हो चुके थे। अब मीशू एक शॉप खोल लेता है जो कि ससाकी के घर के ही सामने होती है और मीशू उस शॉप के ऊपर वाले फ्लोर में रहने भी लग जाता है और ससाकी के अपने टाइम में यानी कि उसने जो फ़ोटो खींची थी वो अपने फ्रेम पे लगा देता है और यहाँ पर एक पुतले को ड्रेस भी बनाता है जो कि ससाकी ने उसे दी थी। जिसके बाद में ससाकी अपने घर से रोज़ देखने लग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मीशू की शादी भी हो चुकी है, उसका हस्बैंड एक रात उसे बहुत ज़्यादा मार ही रहा था। तभी यहाँ पर सीखने के बाद मीशू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अगले दिन फिर से मीशू ससाकी को देखने उसके घर जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है उसका चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया था क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको रात बहुत ज़्यादा मारा था। अब ससाकी को खुश करने के लिए मीशू उसके घर पे एक बड़ा सा गुलदस्ता भेजता है और उसके घर पर छोड़कर चला जाता है। अब वो गुलदस्ते में लिखा होता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन ससाकी उन फूलों को कचरे में डालकर चली जाती है क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो आजकल अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टॉर्चर सह रही थी। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि मीशू ससाकी के शॉप पर जाती है और वहाँ से एक फ़िश एक्वेरियम खरीदती है। अब इसके बाद में मीशू एक्वेरियम को लगाने के लिए उसके घर में जाता है और वहीं पर वो मौका पाकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है और उसके साथ-साथ उसके लाइट रूम में वो एक माइक्रोफ़ोन भी लगा देता है ताकि वो उसके घर में हो रही सारी बातों को सुन सके। अब उसी रात को वो सुन पाता है कि ससाकी का हस्बैंड उसका
उसका बलात्कार करता है, रेप करता है। अब ये सब चीज़ें सुनकर मीशो यहाँ पर सुन रहा था। अब ये सभी चीज़ें सुनकर मीशो बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। अब कुछ टाइम कर हमें दिखाया जाता है कि मीशो उसके घर में छुप-छुप कर नज़र रख रहा था। वहाँ पर वो उसके घर में भी जाता है छुप-छुप के और कुछ चीज़ें चेंज करता रहता है और सासाकी जहाँ लेटती है वो उसी जगह पर सो जाता है और वहाँ लेटकर वो सासाकी को फ़ील करने लग जाता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है सासाकी उसकी शॉप पर जाती है, जिसके बाद में वो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है और उसे अपने पुराने वक़्त को याद करने लग जाता है। अब सासाकी के वहाँ से जाने के बाद में वो उसके झूठे कप में ही पीने लग जाता है और उसको फ़ील करने लग जाता है और फिर से वो उसके रूम में चुपचाप चला जाता है और उसके बेड के नीचे छुप जाता है और इस वक़्त उसके बेड के नीचे सुनता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ कुछ इंटीमेशन कर रहा है। अब ये सब मीशो भी शो कर रहा था, लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड को एक नोट मिल जाता है जो कि मिशू ने ससाकी को खुश रहने के लिए लिखा था। अब उसके हस्बैंड को लगता है कि ससाकी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए ससाकी का हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा मारता है और उसके साथ-साथ लेकर उसे पानी में भी डुबाता है, जिसकी वजह से ससाकी भी बेहोश हो जाती है और फिर उसका हस्बैंड आराम से बेडरूम में जाकर सो जाता है। और अब जब सब कुछ शांत हो ही गया था, तभी सो जाकर जाकर पानी से उसे बाहर निकालता है और उसके ऊपर कंबल डालकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर ससाकी को लगने लगा था उसके घर में कोई है जो कि उसका परवाह करता है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है मीशू एक दिन सपना देख रहा था जिसमें वो ससाकी के साथ में सब कुछ कर रहा था। वो जब सब कुछ करना चाहता था, अब यहाँ पर मीशू ने सोच लिया था कि अगर उसके हस्बैंड ने उसे दोबारा ससाकी को हाथ लगाया तो वो उसको मारेगा, उसकी पिटाई करेगा। जिसके बाद वो ससाकी के घर पे वापस जाता है और उस रात वो पहुँचकर देखता है कि ससाकी अपने हस्बैंड से कह रही है कि उसे अपने मॉम के घर पे जाना है क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। लेकिन उसका हस्बैंड उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। लेकिन ऐसा देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सासाकी के हस्बैंड से हाथापाई कर देता है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है और अब फिर से वो उसका रेप करने लग जाता है। ये सब मीशू देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वो वापस से अपने घर पर चला जाता है और वो सासाकी को बचा नहीं पाया, इस वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाता है और वो अगले दिन देखता है सासाकी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग रही थी। तब मीशू उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन उसका पीछा करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गायब हो चुकी थी वहाँ से। अब उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई है। अब ससाकी को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में रुकी है, वहाँ उसका हस्बैंड भी आ जाता है और वहाँ उसे फिर से मारपीट करने का उसे अपने घर ले जाने लग जाता है। यहाँ पर वो उसे जाने से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत सारे वक़्त पर वहाँ पर मीशू आकर उसको बेहोश कर देता है। अब अपने हस्बैंड को देखकर ससाकी उसका गला दबाने की कोशिश करती है क्योंकि आज तक उसने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और मारा था। लेकिन तब तक मीशू उसका हाथ उसके गले से हटाता है और खुद अपने हाथों से उसके हस्बैंड का गला घोंट देता है और वहाँ पर उसे जान से भी मार डालता है और वो पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जिसके बाद में सासाकी मीशू के घर पर जाकर देखती है कि ये लड़का आखिर था कौन जो कि इसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता था। लेकिन अब सासाकी को उसके बचपन की फ़ोटो वहाँ पर मिल जाती हैं, जहाँ पर उन्होंने ग्रुप में फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी और तब सासाकी को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ में मैंने कॉफ़ी पी थी। और अब इसके बाद में सासाकी को इसका नाम भी याद आ जाता है और वो भागकर मीशू के पास में वापस जाती है और उसका नाम लेती है। मीशू देखकर ये देख कर के सासाकी को मैं याद हूँ और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे एक हल्की सी स्माइल देता है और इसी के साथ-साथ इस मूवी का यहीं पर द एंड हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बेडरूम यानी कि बेड के नीचे छुपा होता है। अब ये लड़की पूरे दिन अपने रूम में क्या-क्या करती है, ये सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में और ये लड़का कौन है और ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सभी चीज़ें आपको मूवी में आखिर में पता चलेगी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको शो को दिखाया जाता है जो कि खुद से बहुत ज़्यादा अकेला रहता है और इसके साथ-साथ इसके स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं होता है और ना ही इसके घरवालों की इसकी कोई कदर होती है। और अब इसी वजह से यू को ये बात बहुत ज़्यादा चुभने लग जाती है और जब उसके क्लास के ग्रुप की फ़ोटो खींच रही होती हैं, तो उसमें भी वो नहीं जाता है और उस बात से उसकी स्कूल टीचर भी उस पर कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है और इस बात से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि दुनिया में मीशू का होना और ना होना कोई मायने नहीं रख रहा था किसी के लिए भी और किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब मीशू एक दिन लाइब्रेरी में बैठा हुआ पढ़ रहा था, लेकिन तब तक उसके पीछे बैठी हुई लड़की उसका नाम लेकर उसे बुलाने लग जाती है और उसे बुलाने के बाद में मीशू उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पहली बार किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया था। और यहाँ पर पता लगता है कि हमें इस लड़के का नाम सासाकी है और सासाकी यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जिसके बाद में अब ये दोनों एक जगह पर जाते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे होते हैं, जिसे देखकर मीशू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आज तक उसके साथ किसी ने भी कॉफ़ी नहीं पी थी और आज उसके साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठकर उसके साथ कॉफ़ी पी रही है। अब उस दिन को लेकर आज पूरे 11 साल हो चुके थे क्योंकि उस दिन के बाद में मीशू ने सासाकी को कभी भी नहीं देखा था और मीशू 11 साल से सासाकी को ढूंढ रहा था। अब बहुत ढूंढने के बाद में अगर घर में सासाकी को का घर दिख जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मीशू सासाकी को छूकर देखता है जो पहले से ऐसी नहीं रही है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है और इसके साथ-साथ वो दूसरे लोगों से भी कोई भी लेना-देना उसका नहीं होता है। यहाँ पर मीशू उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन सासाकी उसे बिना पहचाने उसे छोड़कर वहाँ से आगे निकल जाती है क्योंकि इन दोनों के पीछे
छूटे हुए 11 साल हो चुके थे। मीशो एक शॉप खोल लेता है जो कि ससाकी के घर के ही सामने होती है और मीशो उस शॉप के ऊपर वाले फ्लोर में रहने भी लग जाता है और ससाकी के अपने टाइम में यानी कि उसने जो फ़ोटो खींची थी वो अपने फ्रेम पे लगा देता है और यहाँ पर एक पुतले को ड्रेस भी बनाता है जो कि ससाकी ने उसे दी थी, जिसके बाद में ससाकी अपने घर से रोज़ देखने लग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिशो की शादी भी हो चुकी है, उसका हस्बैंड एक रात उसे बहुत ज़्यादा मार ही रहा था, तभी यहाँ पर सीखने के बाद मिशो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अगले दिन फिर से मिशो ससाकी को देखने उसके घर जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है उसका चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया था क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको रात बहुत ज़्यादा मारा था। अब सासाकी को खुश करने के लिए मिशो उसके घर पे एक बड़ा-सा गुलदस्ता भेजता है और उसके घर पर छोड़कर चला जाता है। अब वो गुलदस्ते में लिखा होता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन सासाकी उन फूलों को कचरे में डालकर चली जाती है क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो आजकल अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टॉर्चर सह रही थी। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि मिशो सासाकी के शॉप पर जाती है और वहाँ से एक फ़िश एक्वेरियम खरीदती है। अब इसके बाद में मिशो एक्वेरियम को लगाने के लिए उसके घर में जाता है और वहीं पर वो मौका पाकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है और उसके साथ-साथ उसके लाइट रूम में वो एक माइक्रोफ़ोन भी लगा देता है ताकि वो उसके घर में हो रही सारी बातों को सुन सके। अब उसी रात को वो सुन पाता है कि सासाकी का हस्बैंड उसका उसका बलात्कार करता है, रेप करता है। अब ये सब चीज़ें सुनकर मीशो यहाँ पर सुन रहा था। अब ये सभी चीज़ें सुनकर मीशो बहुत ज़्यादा बुरे लगती हैं। अब कुछ टाइम पर हमें दिखाया जाता है कि मीशो उसके घर में छुप-छुप कर नज़र रख रहा था। वहाँ पर वो उसके घर में भी जाता है छुप-छुप के और कुछ चीज़ें चेंज करता रहता है और सासाकी जहाँ लेटती है वो उसी जगह पर सो जाता है और वहाँ लेटकर वो सासाकी को फ़ील करने लग जाता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है सासाकी उसकी शॉप पर जाती है, जिसके बाद में वो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है और उसे अपने पुराने वक़्त को याद करने लग जाता है। अब सासाकी के वहाँ से जाने के बाद में वो उसके झूठे कप में ही पीने लग जाता है और उसको फ़ील करने लग जाता है और फिर से वो उसके रूम में चुपचाप चला जाता है और उसके बेड के नीचे छुप जाता है और इस वक़्त उसके बेड के नीचे सुनता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ कुछ इंटीमेशन कर रहा है। अब ये सब मीशो भी शो कर रहा था, लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड को एक नोट मिल जाता है जो कि मिशो ने सासाकी को खुश रहने के लिए लिखा था। अब उसके हस्बैंड को लगता है कि सासाकी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए सासाकी का हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा मारता है और उसके साथ-साथ लेकर उसे पानी में भी डुबाता है, जिसकी वजह से सासाकी भी बेहोश हो जाती है और फिर उसका हस्बैंड आराम से बेडरूम में जाकर सो जाता है और अब जब सब कुछ शांत हो ही गया था, तभी सो जाकर पानी से उसे बाहर निकालता है और उसके ऊपर कंबल डालकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सासाकी को लगने लगा था उसके घर में कोई है जो कि उसका परवाह करता है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है मिशो एक दिन सपना देख रहा था जिसमें वो सासाकी के साथ में सब कुछ कर रहा था। वो जब सब कुछ करना चाहता था, अब यहाँ पर मिशो ने सोच लिया था कि अगर उसके हस्बैंड ने उसे दोबारा सासाकी को हाथ लगाया तो वो उसको मारेगा, उसकी पिटाई करेगा। जिसके बाद वो सासाकी के घर पे वापस जाता है और उस रात वो पहुँचकर देखता है कि सासाकी अपने हस्बैंड से कह रही है कि उसे अपनी मॉम के घर पे जाना है क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। लेकिन उसका हस्बैंड उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। लेकिन ऐसा देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सासाकी के हस्बैंड से हाथापाई कर देता है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है और अब फिर से वो उसका रेप करने लग जाता है। ये सब मिशो देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वो वापस से अपने घर पर चला जाता है और वो सासाकी को बचा नहीं पाया, इस वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाता है और वो अगले दिन देखता है सासाकी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग रही थी। तब मिशो उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन उसका पीछा करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गायब हो चुकी थी वहाँ से। अब उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई है। अब सासाकी को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में रुकी है, वहाँ उसका हस्बैंड भी आ जाता है और वहाँ उसे फिर से मारपीट करने का उसे अपने घर ले जाने लग जाता है। यहाँ पर वो उसे जाने से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत सारे वक़्त पर वहाँ पर मिशो आकर उसको बेहोश कर देता है। अब अपने हस्बैंड को देखकर सासाकी उसका गला दबाने की कोशिश करती है क्योंकि आज तक उसने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और मारा था। लेकिन तब तक मिशो उसका हाथ उसके गले से हटाता है और खुद अपने हाथों से उसके हस्बैंड का गला घोंट देता है और वहाँ पर उसे जान से भी मार डालता है और वो पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जिसके बाद में सासाकी मिशो के घर पर जाकर देखती है कि लड़का आखिर था कौन जो कि इसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता था। लेकिन अब सासाकी को उसके बचपन की फ़ोटो वहाँ पर मिल जाती हैं जहाँ पर उन्होंने ग्रुप में फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी और तब सासाकी को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ में मैंने कॉफ़ी पी थी और अब इसके बाद में सासाकी को इसका नाम भी याद आ जाता है और वो भागकर मिशो के पास में वापस जाती है और उसका नाम लेती है। मिशो ये देख कर के सासाकी को मैं याद हूँ और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे एक हल्की सी स्माइल देता है और इसी के साथ-साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक
बेडरूम यानी कि बेड के नीचे छुपा होता है। अब ये लड़की पूरे दिन अपने रूम में क्या-क्या करती है, ये सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में और ये लड़का कौन है और ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सभी चीज़ें आपको मूवी में आखिर में पता चलेगी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको शो को दिखाया जाता है, जो कि खुद से बहुत ज़्यादा अकेला रहता है और इसके साथ-साथ इसके स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं होता है और ना ही इसके घरवालों की इसकी कोई कदर होती है। और अब इसी वजह से यू को ये बात बहुत ज़्यादा चुभने लग जाती है और जब उसके क्लास के ग्रुप की फ़ोटो खींच रही होती हैं, तो उसमें भी वो नहीं जाता है और उस बात से उसकी स्कूल टीचर भी उस पर कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है और इस बात से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि दुनिया में मीशू का होना और ना होना कोई मायने नहीं रख रहा था किसी के लिए भी और किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब मीशू एक दिन लाइब्रेरी में बैठा हुआ पढ़ रहा था, लेकिन तब तक उसके पीछे बैठी हुई लड़की उसका नाम लेकर उसे बुलाने लग जाती है और उसे बुलाने के बाद में मीशू उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया था। और यहाँ पर पता लगता है कि हमें इस लड़के का नाम सासाकी है और सासाकी यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जिसके बाद में अब ये दोनों एक जगह पर जाते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे होते हैं, जिसे देखकर मीशू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आज तक उसके साथ किसी ने भी कॉफ़ी नहीं पी थी और आज उसके साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठकर उसके साथ कॉफ़ी पी रही है। अब उस दिन को लेकर आज पूरे 11 साल हो चुके थे, क्योंकि उस दिन के बाद में मीशू ने सासाकी को कभी भी नहीं देखा था और मीशू 11 साल से सासाकी को ढूंढ रहा था। अब बहुत ढूंढने के बाद में अगर घर में सासाकी को का घर दिख जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मीशू सासाकी को छूकर देखता है, जो पहले से ऐसी नहीं रही है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है और इसके साथ-साथ वो दूसरे लोगों से भी कोई भी लेना-देना उसका नहीं होता है। यहाँ पर मीशू उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन सासाकी उसे बिना पहचाने उसे छोड़कर वहाँ से आगे निकल जाती है, क्योंकि इन दोनों के पीछे छूटे हुए 11 साल हो चुके थे। अब मीशू एक शॉप खोल लेता है, जो कि सासाकी के घर के ही सामने होती है और मीशू उस शॉप के ऊपर वाले फ्लोर में रहने भी लग जाता है और सासाकी के अपने टाइम में यानी कि उसने जो फ़ोटो खींची थी वो अपने फ्रेम पे लगा देता है और यहाँ पर एक पुतले को ड्रेस भी बनाता है, जो कि सासाकी ने उसे दी थी, जिसके बाद में सासाकी अपने घर से रोज़ देखने लग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मीशू की शादी भी हो चुकी है, उसका हस्बैंड एक रात उसे बहुत ज़्यादा मार ही रहा था, तभी यहाँ पर सीखने के बाद मीशू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अगले दिन फिर से मीशू सासाकी को देखने उसके घर जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है उसका चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया था, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको रात बहुत ज़्यादा मारा था। अब सासाकी को खुश करने के लिए मीशू उसके घर पे एक बड़ा सा गुलदस्ता भेजता है और उसके घर पर छोड़कर चला जाता है। अब वो गुलदस्ते में लिखा होता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन सासाकी उन फूलों को कचरे में डालकर चली जाती है, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो आजकल अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टॉर्चर सह रही थी। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि मीशू सासाकी के शॉप पर जाती है और वहाँ से एक फ़िश एक्वेरियम खरीदती है। अब इसके बाद में मीशू एक्वेरियम को लगाने के लिए उसके घर में जाता है और वहीं पर वो मौका पाकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है और उसके साथ-साथ उसके लाइट रूम में वो एक माइक्रोफ़ोन भी लगा देता है, ताकि वो उसके घर में हो रही सारी बातों को सुन सके। अब उसी रात को वो सुन पाता है कि सासाकी का हस्बैंड उसका उसका बलात्कार करता है, रेप करता है। अब ये सब चीज़ें सुनकर मीशू यहाँ पर सुन रहा था। अब ये सभी चीज़ें सुनकर मीशू बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। अब कुछ टाइम कर हमें दिखाया जाता है कि मीशू उसके घर में छुप-छुप कर नज़र रख रहा था। वहाँ पर वो उसके घर में भी जाता है छुप-छुप के और कुछ चीज़ें चेंज करता रहता है और सासाकी जहाँ लेटती है वो उसी जगह पर सो जाता है और वहाँ लेटकर वो सासाकी को फ़ील करने लग जाता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है सासाकी उसकी शॉप पर जाती है, जिसके बाद में वो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है और उसे अपने पुराने वक़्त को याद करने लग जाता है। अब सासाकी के वहाँ से जाने के बाद में वो उसके झूठे कप में ही पीने लग जाता है और उसको फ़ील करने लग जाता है और फिर से वो उसके रूम में चुपचाप चला जाता है और उसके बेड के नीचे छुप जाता है और इस वक्त उसके बेड के नीचे सुनता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ कुछ इंटीमेशन कर रहा है। अब ये सब मीशू भी सो कर रहा था, लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड को एक नोट मिल जाता है, जो कि मीशू ने सासाकी को खुश रहने के लिए लिखा था। अब उसके हस्बैंड को लगता है कि सासाकी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए सासाकी का हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा मारता है और उसके साथ-साथ लेकर उसे पानी में भी डुबाता है, जिसकी वजह से सासाकी भी बेहोश हो जाती है और फिर उसका हस्बैंड आराम से बेडरूम में जाकर सो जाता है। और अब जब सब कुछ शांत हो ही गया था, तभी सो जाकर पानी से उसे बाहर निकालता है और उसके ऊपर कंबल डालकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सासाकी को लगने लगा था उसके घर में कोई है जो कि उसका परवाह करता है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है मीशू एक दिन सपना देख रहा था, जिसमें वो सासाकी के साथ में सब कुछ कर रहा था, वो जब सब कुछ करना चाहता था। अब यहाँ पर मीशू ने सोच लिया था कि अगर उसके हस्बैंड ने उसे दोबारा सासाकी को हाथ लगाया तो उसको मारेगा, उसकी पिटाई करेगा। जिसके बाद वो सासाकी के घर पे वापस जाता है और उस रात वो पहुंचकर देखता है कि सासाकी अपने हस्बैंड से कह रही है कि उसे अपने मॉम के घर पे जाना है, क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। लेकिन ऐसा देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सासाकी के हस्बैंड से हाथापाई कर देता
देता है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है और अब फिर से वो उसका रेप करने लग जाता है। ये सब मीशू देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वो वापस से अपने घर पर चला जाता है और वो ससाकी को बचा नहीं पाया, इस वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाता है और वो अगले दिन देखता है ससाकी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग रही थी। तब मीशू उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन उसका पीछा करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गायब हो चुकी थी वहाँ से। अब उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई है। अब ससाकी को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में रुकी है, वहाँ उसका हस्बैंड भी आ जाता है और वहाँ उसे फिर से मारपीट करने का उसे अपने घर ले जाने लग जाता है। यहाँ पर वो उसे जाने से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत सारे वक्त पर वहाँ पर मीशू आकर उसको बेहोश कर देता है। अब अपने हस्बैंड को देखकर ससाकी उसका गला दबाने की कोशिश करती है क्योंकि आज तक उसने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और मारा था, लेकिन तब तक मीशू उसका हाथ उसके गले से हटाता है और खुद अपने हाथों से उसके हस्बैंड का गला घोंट देता है और वहाँ पर उसे जान से भी मार डालता है और वो पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जिसके बाद में ससाकी मीशू के घर पर जाकर देखती है कि ये लड़का आखिर था कौन जो कि इसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता था। लेकिन अब ससाकी को उसके बचपन की फ़ोटो वहाँ पर मिल जाती हैं, जहाँ पर उन्होंने ग्रुप में फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी और तब ससाकी को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ में मैंने कॉफ़ी पी थी। और अब इसके बाद में ससाकी को इसका नाम भी याद आ जाता है और वो भागकर मीशू के पास में वापस जाती है और उसका नाम लेती है। मीशू ये देख कर के ससाकी को मैं याद हूँ और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे एक हल्की सी स्माइल देता है और इसी के साथ साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बेडरूम यानी कि बेड के नीचे छुपा होता है। अब ये लड़की पूरे दिन अपने रूम में क्या-क्या करती है, ये सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में और ये लड़का कौन है और ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सभी चीज़ें आपको मूवी में आखिर में पता चलेगी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको शो को दिखाया जाता है जो कि खुद से बहुत ज़्यादा अकेला रहता है और इसके साथ-साथ इसके स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं होता है और ना ही इसके घरवालों की इसकी कोई कदर होती है। और अब इसी वजह से यू को ये बात बहुत ज़्यादा चुभने लग जाती है और जब उसके क्लास के ग्रुप की फ़ोटो खींच रही होती हैं तो उसमें भी वो नहीं जाता है और उस बात से उसकी स्कूल टीचर भी उस पर कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है और इस बात से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि दुनिया में मीशू का होना और ना होना कोई मायने नहीं रख रहा था किसी के लिए भी और किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब मीशू एक दिन लाइब्रेरी में बैठा हुआ पढ़ रहा था, लेकिन तब तक उसके पीछे बैठी हुई लड़की उसका नाम लेकर उसे बुलाने लग जाती है और उसे बुलाने के बाद में मीशू उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पहली बार किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया था। और यहाँ पर पता लगता है कि हमें इस लड़के का नाम सासाकी है और सासाकी यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जिसके बाद में अब ये दोनों एक जगह पर जाते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे होते हैं, जिसे देखकर मीशू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आज तक उसके साथ किसी ने भी कॉफ़ी नहीं पी थी और आज उसके साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठकर उसके साथ कॉफ़ी पी रही है। अब उस दिन को लेकर आज पूरे 11 साल हो चुके थे क्योंकि उस दिन के बाद में मीशू ने ससाकी को कभी भी नहीं देखा था और मीशू 11 साल से ससाकी को ढूंढ रहा था। अब बहुत ढूंढने के बाद में अगर घर में ससाकी को का घर दिख जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मीशू ससाकी को छूकर देखता है जो पहले से ऐसी नहीं रही है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है और इसके साथ-साथ वो दूसरे लोगों से भी कोई भी लेना-देना उसका नहीं होता है। यहाँ पर मीशू उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन ससाकी उसे बिना पहचाने उसे छोड़कर वहाँ से आगे निकल जाती है क्योंकि इन दोनों के पीछे छूटे हुए 11 साल हो चुके थे। अब मीशू एक शॉप खोल लेता है जो कि ससाकी के घर के ही सामने होती है और मीशू उस शॉप के ऊपर वाले फ्लोर में रहने भी लग जाता है और ससाकी के अपने टाइम में यानी कि उसने जो फ़ोटो खींची थी वो अपने फ्रेम पे लगा देता है और यहाँ पर एक पुतले को ड्रेस भी बनाता है जो कि ससाकी ने उसे दी थी। जिसके बाद में ससाकी अपने घर से रोज़ देखने लग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मीशू की शादी भी हो चुकी है, उसका हस्बैंड एक रात उसे बहुत ज़्यादा मार ही रहा था। तभी यहाँ पर सीखने के बाद मीशू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अगले दिन फिर से मीशू ससाकी को देखने उसके घर जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है उसका चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया था क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको रात बहुत ज़्यादा मारा था। अब ससाकी को खुश करने के लिए मीशू उसके घर पे एक बड़ा सा गुलदस्ता भेजता है और उसके घर पर छोड़कर चला जाता है। अब वो गुलदस्ते में लिखा होता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन ससाकी उन फूलों को कचरे में डालकर चली जाती है क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो आजकल अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टॉर्चर सह रही थी। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि मीशू ससाकी के शॉप पर जाती है और वहाँ से एक फ़िश एक्वेरियम खरीदती है। अब इसके बाद में मीशू एक्वेरियम को लगाने के लिए उसके घर में जाता है और वहीं पर वो मौका पाकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है और उसके साथ-साथ उसके लाइट रूम में वो एक माइक्रोफ़ोन भी लगा देता है ताकि वो उसके घर में हो रही सारी बातों को सुन सके। अब उसी रात को वो सुन पाता है कि ससाकी का हस्बैंड उसका
उसका बलात्कार करता है, रेप करता है। अब ये सब चीज़ें सुनकर मीशो यहाँ पर सुन रहा था। अब ये सभी चीज़ें सुनकर मीशो बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। अब कुछ टाइम कर हमें दिखाया जाता है कि मीशो उसके घर में छुप-छुप कर नज़र रख रहा था। वहाँ पर वो उसके घर में भी जाता है छुप-छुप के और कुछ चीज़ें चेंज करता रहता है और सासाकी जहाँ लेटती है वो उसी जगह पर सो जाता है और वहाँ लेटकर वो सासाकी को फ़ील करने लग जाता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है सासाकी उसकी शॉप पर जाती है, जिसके बाद में वो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है और उसे अपने पुराने वक़्त को याद करने लग जाता है। अब सासाकी के वहाँ से जाने के बाद में वो उसके झूठे कप में ही पीने लग जाता है और उसको फ़ील करने लग जाता है और फिर से वो उसके रूम में चुपचाप चला जाता है और उसके बेड के नीचे छुप जाता है और इस वक़्त उसके बेड के नीचे सुनता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ कुछ इंटीमेशन कर रहा है। अब ये सब मीशो भी शो कर रहा था, लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड को एक नोट मिल जाता है जो कि मिशू ने ससाकी को खुश रहने के लिए लिखा था। अब उसके हस्बैंड को लगता है कि ससाकी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए ससाकी का हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा मारता है और उसके साथ-साथ लेकर उसे पानी में भी डुबाता है, जिसकी वजह से ससाकी भी बेहोश हो जाती है और फिर उसका हस्बैंड आराम से बेडरूम में जाकर सो जाता है। और अब जब सब कुछ शांत हो ही गया था, तभी सो जाकर जाकर पानी से उसे बाहर निकालता है और उसके ऊपर कंबल डालकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर ससाकी को लगने लगा था उसके घर में कोई है जो कि उसका परवाह करता है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है मीशू एक दिन सपना देख रहा था जिसमें वो ससाकी के साथ में सब कुछ कर रहा था। वो जब सब कुछ करना चाहता था, अब यहाँ पर मीशू ने सोच लिया था कि अगर उसके हस्बैंड ने उसे दोबारा ससाकी को हाथ लगाया तो वो उसको मारेगा, उसकी पिटाई करेगा। जिसके बाद वो ससाकी के घर पे वापस जाता है और उस रात वो पहुँचकर देखता है कि ससाकी अपने हस्बैंड से कह रही है कि उसे अपनी मॉम के घर पे जाना है क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। लेकिन उसका हस्बैंड उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। लेकिन ऐसा देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सासाकी के हस्बैंड से हाथापाई कर देता है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है और अब फिर से वो उसका रेप करने लग जाता है। ये सब मीशू देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वो वापस से अपने घर पर चला जाता है और वो सासाकी को बचा नहीं पाया, इस वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाता है और वो अगले दिन देखता है सासाकी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग रही थी। तब मीशू उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन उसका पीछा करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गायब हो चुकी थी वहाँ से। अब उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई है। अब ससाकी को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में रुकी है। वहाँ उसका हस्बैंड भी आ जाता है और वहाँ उसे फिर से मारपीट करने का उसे अपने घर ले जाने लग जाता है। यहाँ पर वो उसे जाने से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत सारे वक़्त पर वहाँ पर मीशू आकर उसको बेहोश कर देता है। अब अपने हस्बैंड को देखकर ससाकी उसका गला दबाने की कोशिश करती है क्योंकि आज तक उसने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और मारा था। लेकिन तब तक मीशू उसका हाथ उसके गले से हटाता है और खुद अपने हाथों से उसके हस्बैंड का गला घोंट देता है और वहाँ पर उसे जान से भी मार डालता है और वो पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जिसके बाद में सासाकी मीशू के घर पर जाकर देखती है कि ये लड़का आखिर था कौन जो कि इसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता था। लेकिन अब सासाकी को उसके बचपन के फ़ोटो वहाँ पर मिल जाती हैं, जहाँ पर उन्होंने ग्रुप में फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी और तब सासाकी को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ में मैंने कॉफ़ी पी थी। और अब इसके बाद में सासाकी को इसका नाम भी याद आ जाता है और वो भागकर मीशू के पास में वापस जाती है और उसका नाम लेती है। मीशू ये देख कर के सासाकी को मैं याद हूँ और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे एक हल्की सी स्माइल देता है और इसी के साथ-साथ इस मूवी का यहीं पर द एंड हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बेडरूम यानी कि बेड के नीचे छुपा होता है। अब ये लड़की पूरे दिन अपने रूम में क्या-क्या करती है, ये सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में और ये लड़का कौन है और ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सभी चीज़ें आपको मूवी में आखिर में पता चलेगी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको शो को दिखाया जाता है जो कि खुद से बहुत ज़्यादा अकेला रहता है और इसके साथ-साथ इसके स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं होता है और ना ही इसके घरवालों की इसकी कोई कदर होती है। और अब इसी वजह से यू को ये बात बहुत ज़्यादा चुभने लग जाती है और जब उसके क्लास के ग्रुप की फ़ोटो खींच रही होती है, तो उसमें भी वो नहीं जाता है और उस बात से उसकी स्कूल टीचर भी उस पर कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है और इस बात से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि दुनिया में मीशू का होना और ना होना कोई मायने नहीं रख रहा था किसी के लिए भी और किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब मीशू एक दिन लाइब्रेरी में बैठा हुआ पढ़ रहा था, लेकिन तब तक उसके पीछे बैठी हुई लड़की उसका नाम लेकर उसे बुलाने लग जाती है और उसे बुलाने के बाद में मीशू उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पहली बार किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया था। और यहाँ पर पता लगता है कि हमें इस लड़के का नाम सासाकी है और सासाकी यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जिसके बाद में अब ये दोनों एक जगह पर जाते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे होते हैं, जिसे देखकर मीशू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आज तक उसके साथ किसी ने भी कॉफ़ी नहीं पी थी और आज उसके साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठकर उसके साथ कॉफ़ी पी रही है। अब उस दिन को लेकर आज पूरे 11 साल हो चुके थे क्योंकि उस दिन के बाद में मीशू ने सासाकी को कभी भी नहीं देखा था और मीशू 11 साल से सासाकी को ढूंढ रहा था। अब बहुत ढूंढने के बाद में अगर घर में सासाकी को का घर दिख जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मीशू सासाकी को छूकर देखता है जो पहले से ऐसी नहीं रही है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है और इसके साथ-साथ वो दूसरे लोगों से भी कोई भी लेना-देना उसका नहीं होता है। यहाँ पर मीशू उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन सासाकी उसे बिना पहचाने उसे छोड़कर वहाँ से आगे निकल जाती है क्योंकि इन दोनों के पीछे
छूटे हुए 11 साल हो चुके थे। मीशो एक शॉप खोल लेता है जो कि ससाकी के घर के ही सामने होती है और मीशो उस शॉप के ऊपर वाले फ्लोर में रहने भी लग जाता है और ससाकी के अपने टाइम में यानी कि उसने जो फ़ोटो खींची थी वो अपने फ्रेम पे लगा देता है और यहाँ पर एक पुतले को ड्रेस भी बनाता है जो कि ससाकी ने उसे दी थी, जिसके बाद में ससाकी अपने घर से रोज़ देखने लग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिशो की शादी भी हो चुकी है, उसका हस्बैंड एक रात उसे बहुत ज़्यादा मार ही रहा था, तभी यहाँ पर सीखने के बाद मिशो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अगले दिन फिर से मिशो ससाकी को देखने उसके घर जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है उसका चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया था क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको रात बहुत ज़्यादा मारा था। अब सासाकी को खुश करने के लिए मिशो उसके घर पे एक बड़ा सा गुलदस्ता भेजता है और उसके घर पर छोड़कर चला जाता है। अब वो गुलदस्ते में लिखा होता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन सासाकी उन फूलों को कचरे में डालकर चली जाती है क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो आजकल अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टॉर्चर सह रही थी। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि मिशो सासाकी के शॉप पर जाती है और वहाँ से एक फ़िश एक्वेरियम खरीदती है। अब इसके बाद में मिशो एक्वेरियम को लगाने के लिए उसके घर में जाता है और वहीं पर वो मौका पाकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है और उसके साथ-साथ उसके लाइट रूम में वो एक माइक्रोफ़ोन भी लगा देता है ताकि वो उसके घर में हो रही सारी बातों को सुन सके। अब उसी रात को वो सुन पाता है कि सासाकी का हस्बैंड उसका उसका बलात्कार करता है, रेप करता है। अब ये सब चीज़ें सुनकर मीशो यहाँ पर सुन रहा था। अब ये सभी चीज़ें सुनकर मीशो बहुत ज़्यादा बुरे लगती हैं। अब कुछ टाइम कर हमें दिखाया जाता है कि मीशो उसके घर में छुप-छुप कर नज़र रख रहा था। वहाँ पर वो उसके घर में भी जाता है छुप-छुप के और कुछ चीज़ें चेंज करता रहता है और सासाकी जहाँ लेटती है वो उसी जगह पर सो जाता है और वहाँ लेटकर वो सासाकी को फ़ील करने लग जाता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है सासाकी उसकी शॉप पर जाती है, जिसके बाद में वो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है और उसे अपने पुराने वक़्त को याद करने लग जाता है। अब सासाकी के वहाँ से जाने के बाद में वो उसके झूठे कप में ही पीने लग जाता है और उसको फ़ील करने लग जाता है और फिर से वो उसके रूम में चुपचाप चला जाता है और उसके बेड के नीचे छुप जाता है और इस वक़्त उसके बेड के नीचे सुनता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ कुछ इंटीमेशन कर रहा है। अब ये सब मीशो भी शो कर रहा था, लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड को एक नोट मिल जाता है जो कि मिशो ने ससाकी को खुश रहने के लिए लिखा था। अब उसके हस्बैंड को लगता है कि ससाकी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए ससाकी का हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा मारता है और उसके साथ-साथ लेकर उसे पानी में भी डुबाता है, जिसकी वजह से ससाकी भी बेहोश हो जाती है और फिर उसका हस्बैंड आराम से बेडरूम में जाकर सो जाता है और अब जब सब कुछ शांत हो ही गया था, तभी सो जाकर जाकर पानी से उसे बाहर निकालता है और उसके ऊपर कंबल डालकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर ससाकी को लगने लगा था उसके घर में कोई है जो कि उसका परवाह करता है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है मीशो एक दिन सपना देख रहा था जिसमें वो ससाकी के साथ में सब कुछ कर रहा था। वो जब सब कुछ करना चाहता था, अब यहाँ पर मीशो ने सोच लिया था कि अगर उसके हस्बैंड ने उसे दोबारा ससाकी को हाथ लगाया तो वो उसको मारेगा, उसकी पिटाई करेगा। जिसके बाद वो ससाकी के घर पे वापस जाता है और उस रात वो पहुँचकर देखता है कि ससाकी अपने हस्बैंड से कह रही है कि उसे अपनी मॉम के घर पे जाना है क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। लेकिन उसका हस्बैंड उसे वहाँ जाने से मना कर देता है, लेकिन ऐसा देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सासाकी के हस्बैंड से हाथापाई कर देता है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है और अब फिर से वो उसका रेप करने लग जाता है। ये सब मीशो देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वो वापस से अपने घर पर चला जाता है और वो सासाकी को बचा नहीं पाया, इस वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाता है और वो अगले दिन देखता है सासाकी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग रही थी। तब मीशो उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन उसका पीछा करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गायब हो चुकी थी वहाँ से। अब उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई है। अब सासाकी को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में रुकी है, वहाँ उसका हस्बैंड भी आ जाता है और वहाँ उसे फिर से मारपीट करने का उसे अपने घर ले जाने लग जाता है। यहाँ पर वो उसे जाने से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत सारे वक़्त पर वहाँ पर मीशो आकर उसको बेहोश कर देता है। अब अपने हस्बैंड को देखकर सासाकी उसका गला दबाने की कोशिश करती है क्योंकि आज तक उसने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और मारा था। लेकिन तब तक मीशो उसका हाथ उसके गले से हटाता है और खुद अपने हाथों से उसके हस्बैंड का गला घोंट देता है और वहाँ पर उसे जान से भी मार डालता है और वो पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जिसके बाद में सासाकी मीशो के घर पर जाकर देखती है कि लड़का आखिर था कौन जो कि इसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता था। लेकिन अब सासाकी को उसके बचपन के फ़ोटो वहाँ पर मिल जाती हैं जहाँ पर उन्होंने ग्रुप में फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी और तब सासाकी को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ में मैंने कॉफ़ी पी थी और अब इसके बाद में सासाकी को इसका नाम भी याद आ जाता है और वो भागकर मीशो के पास में वापस जाती है और उसका नाम लेती है। मीशो ये देख कर के सासाकी को मैं याद हूँ और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे एक हल्की सी स्माइल देता है और इसी के साथ-साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक
बेडरूम यानी कि बेड के नीचे छुपा होता है। अब ये लड़की पूरे दिन अपने रूम में क्या-क्या करती है, ये सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में और ये लड़का कौन है और ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सभी चीज़ें आपको मूवी में आखिर में पता चलेगी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको शो को दिखाया जाता है, जो कि खुद से बहुत ज़्यादा अकेला रहता है और इसके साथ-साथ इसके स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं होता है और ना ही इसके घरवालों की इसकी कोई कदर होती है। और अब इसी वजह से यू को ये बात बहुत ज़्यादा चुभने लग जाती है और जब उसके क्लास के ग्रुप की फ़ोटो खींच रही होती है, तो उसमें भी वो नहीं जाता है और उस बात से उसकी स्कूल टीचर भी उस पर कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है और इस बात से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि दुनिया में मीशू का होना और ना होना कोई मायने नहीं रख रहा था किसी के लिए भी और किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब मीशू एक दिन लाइब्रेरी में बैठा हुआ पढ़ रहा था, लेकिन तब तक उसके पीछे बैठी हुई लड़की उसका नाम लेकर उसे बुलाने लग जाती है और उसे बुलाने के बाद में मीशू उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया था। और यहाँ पर पता लगता है कि हमें इस लड़के का नाम सासाकी है और सासाकी यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जिसके बाद में अब ये दोनों एक जगह पर जाते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे होते हैं, जिसे देखकर मीशो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आज तक उसके साथ किसी ने भी कॉफ़ी नहीं पी थी और आज उसके साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठकर उसके साथ कॉफ़ी पी रही है। अब उस दिन को लेकर आज पूरे 11 साल हो चुके थे, क्योंकि उस दिन के बाद में मीशो ने सासाकी को कभी भी नहीं देखा था और मीशो 11 साल से सासाकी को ढूंढ रहा था। अब बहुत ढूंढने के बाद में अगर घर में सासाकी को का घर दिख जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मीशो सासाकी को छूकर देखता है, जो पहले से ऐसी नहीं रही है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है और इसके साथ-साथ वो दूसरे लोगों से भी कोई भी लेना-देना उसका नहीं होता है। यहाँ पर मीशो उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन सासाकी उसे बिना पहचाने उसे छोड़कर वहाँ से आगे निकल जाती है, क्योंकि इन दोनों के पीछे छूटे हुए 11 साल हो चुके थे। अब मीशो एक शॉप खोल लेता है, जो कि सासाकी के घर के ही सामने होती है और मीशो उस शॉप के ऊपर वाले फ्लोर में रहने भी लग जाता है और सासाकी के अपने टाइम में, यानी कि उसने जो फ़ोटो खींची थी वो अपने फ्रेम पे लगा देता है और यहाँ पर एक पुतले को ड्रेस भी बनाता है, जो कि सासाकी ने उसे दी थी, जिसके बाद में सासाकी अपने घर से रोज़ देखने लग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मीशो की शादी भी हो चुकी है, उसका हस्बैंड एक रात उसे बहुत ज़्यादा मार ही रहा था, तभी यहाँ पर सीखने के बाद मीशो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अगले दिन फिर से मित्सु सासाकी को देखने उसके घर जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है उसका चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया था, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको रात बहुत ज़्यादा मारा था। अब सासाकी को खुश करने के लिए मित्सु उसके घर पे एक बड़ा सा गुलदस्ता भेजता है और उसके घर पर छोड़कर चला जाता है। अब वो गुलदस्ते में लिखा होता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन सासाकी उन फूलों को कचरे में डालकर चली जाती है, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो आजकल अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टॉर्चर सह रही थी। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि मित्सु सासाकी के शॉप पर जाती है और वहाँ से एक फ़िश एक्वेरियम खरीदती है। अब इसके बाद में मित्सु एक्वेरियम को लगाने के लिए उसके घर में जाता है और वहीं पर वो मौका पाकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है और उसके साथ-साथ उसके लाइट रूम में वो एक माइक्रोफ़ोन भी लगा देता है, ताकि वो उसके घर में हो रही सारी बातों को सुन सके। अब उसी रात को वो सुन पाता है कि सासाकी का हस्बैंड उसका उसका बलात्कार करता है, रेप करता है। अब ये सब चीज़ें सुनकर मीशो यहाँ पर सुन रहा था। अब ये सभी चीज़ें सुनकर मीशो बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। अब कुछ टाइम कर हमें दिखाया जाता है कि मीशो उसके घर में छुप-छुप कर नज़र रख रहा था। वहाँ पर वो उसके घर में भी जाता है छुप-छुप के और कुछ चीज़ें चेंज करता रहता है और सासाकी जहाँ लेटती है वो उसी जगह पर सो जाता है और वहाँ लेटकर वो सासाकी को फ़ील करने लग जाता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है सासाकी उसकी शॉप पर जाती है, जिसके बाद में वो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है और उसे अपने पुराने वक़्त को याद करने लग जाता है। अब सासाकी के वहाँ से जाने के बाद में वो उसके झूठे कप में ही पीने लग जाता है और उसको फ़ील करने लग जाता है और फिर से वो उसके रूम में चुपचाप चला जाता है और उसके बेड के नीचे छुप जाता है और इस वक्त उसके बेड के नीचे सुनता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ कुछ इंटीमेशन कर रहा है। अब ये सब मीशो भी शो कर रहा था, लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड को एक नोट मिल जाता है, जो कि मीशो ने सासाकी को खुश रहने के लिए लिखा था। अब उसके हस्बैंड को लगता है कि सासाकी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए सासाकी का हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा मारता है और उसके साथ-साथ लेकर उसे पानी में भी डुबाता है, जिसकी वजह से सासाकी भी बेहोश हो जाती है और फिर उसका हस्बैंड आराम से बेडरूम में जाकर सो जाता है। और अब जब सब कुछ शांत हो ही गया था, तभी सो जाकर पानी से उसे बाहर निकालता है और उसके ऊपर कंबल डालकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सासाकी को लगने लगा था उसके घर में कोई है जो कि उसका परवाह करता है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है मीशु एक दिन सपना देख रहा था, जिसमें वो सासाकी के साथ में सब कुछ कर रहा था, वो जब सब कुछ करना चाहता था। अब यहाँ पर मीशु ने सोच लिया था कि अगर उसके हस्बैंड ने उसे दोबारा सासाकी को हाथ लगाया तो उसको मारेगा, उसकी पिटाई करेगा। जिसके बाद वो सासाकी के घर पे वापस जाता है और उस रात वो पहुँच कर देखता है कि सासाकी अपने हस्बैंड से कह रही है कि उसे अपने मोम के घर पर जाना है, क्योंकि उसकी मोम हॉस्पिटल में है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। लेकिन ऐसा देख कर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सासाकी के हस्बैंड से हाथापाई कर देता
देता है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है और अब फिर से वो उसका रेप करने लग जाता है। ये सब मीशू देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वो वापस से अपने घर पर चला जाता है और वो ससाकी को बचा नहीं पाया, इस वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाता है और वो अगले दिन देखता है ससाकी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग रही थी। तब मीशू उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन उसका पीछा करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गायब हो चुकी थी वहाँ से। अब उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई है। अब ससाकी को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में रुकी है, वहाँ उसका हस्बैंड भी आ जाता है और वहाँ उसे फिर से मारपीट करने का उसे अपने घर ले जाने लग जाता है। यहाँ पर वो उसे जाने से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत सारे वक्त पर वहाँ पर मीशू आकर उसको बेहोश कर देता है। अब अपने हस्बैंड को देखकर ससाकी उसका गला दबाने की कोशिश करती है क्योंकि आज तक उसने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और मारा था, लेकिन तब तक मीशू उसका हाथ उसके गले से हटाता है और खुद अपने हाथों से उसके हस्बैंड का गला घोंट देता है और वहाँ पर उसे जान से भी मार डालता है और वो पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जिसके बाद में ससाकी मीशू के घर पर जाकर देखती है कि ये लड़का आखिर था कौन जो कि इसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता था। लेकिन अब ससाकी को उसके बचपन की फ़ोटो वहाँ पर मिल जाती हैं, जहाँ पर उन्होंने ग्रुप में फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी और तब ससाकी को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ में मैंने कॉफ़ी पी थी। और अब इसके बाद में ससाकी को इसका नाम भी याद आ जाता है और वो भागकर मीशू के पास में वापस जाती है और उसका नाम लेती है। मीशू ये देख कर के ससाकी को मैं याद हूँ और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे एक हल्की सी स्माइल देता है और इसी के साथ साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बेडरूम यानी कि बेड के नीचे छुपा होता है। अब ये लड़की पूरे दिन अपने रूम में क्या-क्या करती है, ये सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में और ये लड़का कौन है और ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सभी चीज़ें आपको मूवी में आखिर में पता चलेगी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको शो को दिखाया जाता है जो कि खुद से बहुत ज़्यादा अकेला रहता है और इसके साथ-साथ इसके स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं होता है और ना ही इसके घरवालों की इसकी कोई कदर होती है। और अब इसी वजह से यू को ये बात बहुत ज़्यादा चुभने लग जाती है और जब उसके क्लास के ग्रुप की फ़ोटो खींच रही होती हैं तो उसमें भी वो नहीं जाता है और उस बात से उसकी स्कूल टीचर भी उस पर कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है और इस बात से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि दुनिया में मीशू का होना और ना होना कोई मायने नहीं रख रहा था किसी के लिए भी और किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब मीशू एक दिन लाइब्रेरी में बैठा हुआ पढ़ रहा था, लेकिन तब तक उसके पीछे बैठी हुई लड़की उसका नाम लेकर उसे बुलाने लग जाती है और उसे बुलाने के बाद में मीशू उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पहली बार किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया था। और यहाँ पर पता लगता है कि हमें इस लड़के का नाम सासाकी है और सासाकी यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जिसके बाद में अब ये दोनों एक जगह पर जाते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे होते हैं, जिसे देखकर मीशू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आज तक उसके साथ किसी ने भी कॉफ़ी नहीं पी थी और आज उसके साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठकर उसके साथ कॉफ़ी पी रही है। अब उस दिन को लेकर आज पूरे 11 साल हो चुके थे क्योंकि उस दिन के बाद में मीशू ने सासाकी को कभी भी नहीं देखा था और मीशू 11 साल से सासाकी को ढूंढ रहा था। अब बहुत ढूंढने के बाद में अगर घर में सासाकी को का घर दिख जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मीशू सासाकी को छूकर देखता है जो पहले से ऐसी नहीं रही है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है और इसके साथ-साथ वो दूसरे लोगों से भी कोई भी लेना-देना उसका नहीं होता है। यहाँ पर मीशू उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन सासाकी उसे बिना पहचाने उसे छोड़कर वहाँ से आगे निकल जाती है क्योंकि इन दोनों के पीछे छूटे हुए 11 साल हो चुके थे। अब मीशू एक शॉप खोल लेता है जो कि सासाकी के घर के ही सामने होती है और मीशू उस शॉप के ऊपर वाले फ्लोर में रहने भी लग जाता है और सासाकी के अपने टाइम में यानी कि उसने जो फ़ोटो खींची थी वो अपने फ्रेम पे लगा देता है और यहाँ पर एक पुतले को ड्रेस भी बनाता है जो कि सासाकी ने उसे दी थी। जिसके बाद में सासाकी अपने घर से रोज़ देखने लग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मीशू की शादी भी हो चुकी है, उसका हस्बैंड एक रात उसे बहुत ज़्यादा मार ही रहा था। तभी यहाँ पर सीखने के बाद मीशू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अगले दिन फिर से मीशू सासाकी को देखने उसके घर जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है उसका चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया था क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको रात बहुत ज़्यादा मारा था। अब सासाकी को खुश करने के लिए मीशू उसके घर पे एक बड़ा सा गुलदस्ता भेजता है और उसके घर पर छोड़कर चला जाता है। अब वो गुलदस्ते में लिखा होता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन सासाकी उन फूलों को कचरे में डालकर चली जाती है क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो आजकल अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टॉर्चर सह रही थी। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि मीशू सासाकी के शॉप पर जाती है और वहाँ से एक फ़िश एक्वेरियम खरीदती है। अब इसके बाद में मीशू एक्वेरियम को लगाने के लिए उसके घर में जाता है और वहीं पर वो मौका पाकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है और उसके साथ-साथ उसके लाइट रूम में वो एक माइक्रोफ़ोन भी लगा देता है ताकि वो उसके घर में हो रही सारी बातों को सुन सके। अब उसी रात को वो सुन पाता है कि सासाकी का हस्बैंड उसका
उसका बलात्कार करता है, रेप करता है। अब ये सब चीज़ें सुनकर मीशो यहाँ पर सुन रहा था। अब ये सभी चीज़ें सुनकर मीशो बहुत ज़्यादा बुरे लगती हैं। अब कुछ टाइम पर हमें दिखाया जाता है कि मीशो उसके घर में छुप-छुप कर नज़र रख रहा था। वहाँ पर वो उसके घर में भी जाता है छुप-छुप के और कुछ चीज़ें चेंज करता रहता है और सासाकी जहाँ लेटती है वो उसी जगह पर सो जाता है और वहाँ लेटकर वो सासाकी को फ़ील करने लग जाता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है सासाकी उसकी शॉप पर जाती है, जिसके बाद में वो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है और उसे अपने पुराने वक़्त को याद करने लग जाता है। अब सासाकी के वहाँ से जाने के बाद में वो उसके झूठे कप में ही पीने लग जाता है और उसको फ़ील करने लग जाता है और फिर से वो उसके रूम में चुपचाप चला जाता है और उसके बेड के नीचे छुप जाता है और इस वक़्त उसके बेड के नीचे सुनता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ कुछ इंटीमेशन कर रहा है। अब ये सब मीशो भी शो कर रहा था, लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड को एक नोट मिल जाता है जो कि मीशो ने सासाकी को खुश रहने के लिए लिखा था। अब उसके हस्बैंड को लगता है कि सासाकी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए सासाकी का हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा मारता है और उसके साथ-साथ लेकर उसे पानी में भी डुबाता है, जिसकी वजह से सासाकी भी बेहोश हो जाती है और फिर उसका हस्बैंड आराम से बेडरूम में जाकर सो जाता है। और अब जब सब कुछ शांत हो ही गया था, तभी सो जाकर जाकर पानी से उसे बाहर निकालता है और उसके ऊपर कंबल डालकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सासाकी को लगने लगा था उसके घर में कोई है जो कि उसका परवाह करता है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है मीशु एक दिन सपना देख रहा था जिसमें वो सासाकी के साथ में सब कुछ कर रहा था। वो जब सब कुछ करना चाहता था, अब यहाँ पर मीशु ने सोच लिया था कि अगर उसके हस्बैंड ने उसे दोबारा सासाकी को हाथ लगाया तो वो उसको मारेगा, उसकी पिटाई करेगा। जिसके बाद वो सासाकी के घर पे वापस जाता है और उस रात वो पहुँचकर देखता है कि सासाकी अपने हस्बैंड से कह रही है कि उसे अपनी मॉम के घर पे जाना है क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। लेकिन उसका हस्बैंड उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। लेकिन ऐसा देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सासाकी के हस्बैंड से हाथापाई कर देता है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है और अब फिर से वो उसका रेप करने लग जाता है। ये सब मीशु देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वो वापस से अपने घर पर चला जाता है और वो सासाकी को बचा नहीं पाया, इस वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाता है और वो अगले दिन देखता है सासाकी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग रही थी। तब मीशु उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन उसका पीछा करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गायब हो चुकी थी वहाँ से। अब उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई है। अब सासाकी को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में रुकी है, वहाँ उसका हस्बैंड भी आ जाता है और वहाँ उसे फिर से मारपीट करने का उसे अपने घर ले जाने लग जाता है। यहाँ पर वो उसे जाने से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत सारे वक़्त पर वहाँ पर मीशु आकर उसको बेहोश कर देता है। अब अपने हस्बैंड को देखकर सासाकी उसका गला दबाने की कोशिश करती है क्योंकि आज तक उसने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और मारा था। लेकिन तब तक मीशु उसका हाथ उसके गले से हटाता है और खुद अपने हाथों से उसके हस्बैंड का गला घोंट देता है और वहाँ पर उसे जान से भी मार डालता है और वो पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जिसके बाद में सासाकी मीशु के घर पर जाकर देखती है कि ये लड़का आखिर था कौन जो कि इसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता था। लेकिन अब सासाकी को उसके बचपन की फ़ोटो वहाँ पर मिल जाती हैं, जहाँ पर उन्होंने ग्रुप में फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी और तब सासाकी को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ में मैंने कॉफ़ी पी थी। और अब इसके बाद में सासाकी को इसका नाम भी याद आ जाता है और वो भागकर मीशु के पास में वापस जाती है और उसका नाम लेती है। मीशु देखकर ये देख कर के सासाकी को मैं याद हूँ और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे एक हल्की सी स्माइल देता है और इसी के साथ-साथ इस मूवी का यहीं पर द एंड हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बेडरूम यानी कि बेड के नीचे छुपा होता है। अब ये लड़की पूरे दिन अपने रूम में क्या-क्या करती है, ये सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में और ये लड़का कौन है और ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सभी चीज़ें आपको मूवी में आखिर में पता चलेगी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको शो को दिखाया जाता है जो कि खुद से बहुत ज़्यादा अकेला रहता है और इसके साथ-साथ इसके स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं होता है और ना ही इसके घरवालों की इसकी कोई कदर होती है। और अब इसी वजह से यू को ये बात बहुत ज़्यादा चुभने लग जाती है और जब उसके क्लास के ग्रुप की फ़ोटो खींच रही होती है, तो उसमें भी वो नहीं जाता है और उस बात से उसकी स्कूल टीचर भी उस पर कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है और इस बात से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि दुनिया में मीशो का होना और ना होना कोई मायने नहीं रख रहा था किसी के लिए भी और किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब मीशो एक दिन लाइब्रेरी में बैठा हुआ पढ़ रहा था, लेकिन तब तक उसके पीछे बैठी हुई लड़की उसका नाम लेकर उसे बुलाने लग जाती है और उसे बुलाने के बाद में मीशो उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पहली बार किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया था। और यहाँ पर पता लगता है कि हमें इस लड़के का नाम सासाकी है और सासाकी यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जिसके बाद में अब ये दोनों एक जगह पर जाते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे होते हैं, जिसे देखकर मीशो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आज तक उसके साथ किसी ने भी कॉफ़ी नहीं पी थी और आज उसके साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठकर उसके साथ कॉफ़ी पी रही है। अब उस दिन को लेकर आज पूरे 11 साल हो चुके थे क्योंकि उस दिन के बाद में मीशो ने सासाकी को कभी भी नहीं देखा था और मीशो 11 साल से सासाकी को ढूँढ रहा था। अब बहुत ढूँढने के बाद में अगर घर में सासाकी को का घर दिख जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मीशो सासाकी को छूकर देखता है जो पहले से ऐसी नहीं रही है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है और इसके साथ-साथ वो दूसरे लोगों से भी कोई भी लेना-देना उसका नहीं होता है। यहाँ पर मीशो उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन सासाकी उसे बिना पहचाने उसे छोड़कर वहाँ से आगे निकल जाती है क्योंकि इन दोनों के पीछे
छूटे हुए 11 साल हो चुके थे। अब मीशो एक शॉप खोल लेता है जो कि ससाकी के घर के ही सामने होती है और मीशो उस शॉप के ऊपर वाले फ्लोर में रहने भी लग जाता है और ससाकी के अपने टाइम में यानी कि उसने जो फ़ोटो खींची थी वो अपने फ्रेम पे लगा देता है और यहाँ पर एक पुतले को ड्रेस भी बनाता है जो कि ससाकी ने उसे दी थी, जिसके बाद में ससाकी अपने घर से रोज़ देखने लग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मीशो की शादी भी हो चुकी है, उसका हस्बैंड एक रात उसे बहुत ज़्यादा मार ही रहा था, तभी यहाँ पर सीखने के बाद मीशो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अगले दिन फिर से मित्सु ससाकी को देखने उसके घर जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है उसका चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया था क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको रात बहुत ज़्यादा मारा था। अब सासाकी को खुश करने के लिए मिसो उसके घर पे एक बड़ा सा गुलदस्ता भेजता है और उसके घर पर छोड़कर चला जाता है। अब वो गुलदस्ते में लिखा होता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन सासाकी उन फूलों को कचरे में डालकर चली जाती है क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो आजकल अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टॉर्चर सह रही थी। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि मिशो सासाकी के शॉप पर जाती है और वहाँ से एक फ़िश एक्वेरियम खरीदती है। अब इसके बाद में मिशो एक्वेरियम को लगाने के लिए उसके घर में जाता है और वहीं पर वो मौका पाकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है और उसके साथ-साथ उसके लाइट रूम में वो एक माइक्रोफ़ोन भी लगा देता है ताकि वो उसके घर में हो रही सारी बातों को सुन सके। अब उसी रात को वो सुन पाता है कि सासाकी का हस्बैंड उसका उसका बलात्कार करता है, रेप करता है। अब ये सब चीज़ें सुनकर मीशो यहाँ पर सुन रहा था। अब ये सभी चीज़ें सुनकर मीशो बहुत ज़्यादा बुरे लगती हैं। अब कुछ टाइम पर हमें दिखाया जाता है कि मीशो उसके घर में छुप-छुप कर नज़र रख रहा था। वहाँ पर वो उसके घर में भी जाता है छुप-छुप के और कुछ चीज़ें चेंज करता रहता है और सासाकी जहाँ लेटती है वो उसी जगह पर सो जाता है और वहाँ लेटकर वो सासाकी को फ़ील करने लग जाता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है सासाकी उसकी शॉप पर जाती है, जिसके बाद में वो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है और उसे अपने पुराने वक़्त को याद करने लग जाता है। अब सासाकी के वहाँ से जाने के बाद में वो उसके झूठे कप में ही पीने लग जाता है और उसको फ़ील करने लग जाता है और फिर से वो उसके रूम में चुपचाप चला जाता है और उसके बेड के नीचे छुप जाता है और इस वक्त उसके बेड के नीचे सुनता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ कुछ इंटीमेशन कर रहा है। अब ये सब मीशो भी शो कर रहा था, लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड को एक नोट मिल जाता है जो कि मिशो ने ससाकी को खुश रहने के लिए लिखा था। अब उसके हस्बैंड को लगता है कि ससाकी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए ससाकी का हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा मारता है और उसके साथ साथ लेकर उसे पानी में भी डुबाता है, जिसकी वजह से ससाकी भी बेहोश हो जाती है और फिर उसका हस्बैंड आराम से बेडरूम में जाकर सो जाता है। और अब जब सब कुछ शांत हो ही गया था तभी सो जाकर जाकर पानी से उसे बाहर निकालता है और उसके ऊपर कंबल डालकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर ससाकी को लगने लगा था उसके घर में कोई है जो कि उसका परवाह करता है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है मीशु एक दिन सपना देख रहा था जिसमें वो ससाकी के साथ में सब कुछ कर रहा था। वो जब सब कुछ करना चाहता था, अब यहाँ पर मीशु ने सोच लिया था कि अगर उसके हस्बैंड ने उसे दोबारा ससाकी को हाथ लगाया तो उसको मारेगा, उसकी पिटाई करेगा। जिसके बाद वो ससाकी के घर पे वापस जाता है और उस रात वो पहुंचकर देखता है कि ससाकी अपने हस्बैंड से कह रही है कि उसे अपने मोम के घर पे जाना है क्योंकि उसकी मोम हॉस्पिटल में है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। लेकिन ऐसा देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सासाकी के हस्बैंड से हाथापाई कर देता है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है और अब फिर से वो उसका रेप करने लग जाता है। ये सब मीशु देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वो वापस से अपने घर पर चला जाता है और वो सासाकी को बचा नहीं पाया, इस वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाता है और वो अगले दिन देखता है सासाकी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग रही थी। तब मीशु उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन उसका पीछा करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गायब हो चुकी थी वहाँ से। अब उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई है। अब सासाकी को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में रुकी है, वहाँ उसका हस्बैंड भी आ जाता है और वहाँ उसे फिर से मारपीट करने का उसे अपने घर ले जाने लग जाता है। यहाँ पर वो उसे जाने से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत सारे वक्त पर वहाँ पर मीशु आकर उसको बेहोश कर देता है। अब अपने हस्बैंड को देखकर सासाकी उसका गला दबाने की कोशिश करती है क्योंकि आज तक उसने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और मारा था, लेकिन तब तक मीशु उसका हाथ उसके गले से हटाता है और खुद अपने हाथों से उसके हस्बैंड का गला घोंट देता है और वहाँ पर उसे जान से भी मार डालता है और वो पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जिसके बाद में सासाकी मीशु के घर पर जाकर देखती है कि ये लड़का आखिर था कौन जो कि इसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता था। लेकिन अब सासाकी को उसके बचपन के फ़ोटो वहाँ पर मिल जाती हैं जहाँ पर उन्होंने ग्रुप में फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी और तब सासाकी को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ में मैंने कॉफ़ी पी थी। और अब इसके बाद में सासाकी को इसका नाम भी याद आ जाता है और वो भागकर मीशु के पास में वापस जाती है और उसका नाम लेती है। मीशु ये देख कर के सासाकी को मैं याद हूँ और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे एक हल्की सी स्माइल देता है और इसी के साथ साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक
बेडरूम यानी कि बेड के नीचे छुपा होता है। अब ये लड़की पूरे दिन अपने रूम में क्या-क्या करती है, ये सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में और ये लड़का कौन है और ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सभी चीज़ें आपको मूवी में आखिर में पता चलेगी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको शो को दिखाया जाता है, जो कि खुद से बहुत ज़्यादा अकेला रहता है और इसके साथ-साथ इसके स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं होता है और ना ही इसके घरवालों की इसकी कोई कदर होती है। और अब इसी वजह से यू को ये बात बहुत ज़्यादा चुभने लग जाती है और जब उसके क्लास के ग्रुप की फ़ोटो खींच रही होती है, तो उसमें भी वो नहीं जाता है और उस बात से उसकी स्कूल टीचर भी उस पर कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है और इस बात से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि दुनिया में मीशू का होना और ना होना कोई मायने नहीं रख रहा था किसी के लिए भी और किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब मीशू एक दिन लाइब्रेरी में बैठा हुआ पढ़ रहा था, लेकिन तब तक उसके पीछे बैठी हुई लड़की उसका नाम लेकर उसे बुलाने लग जाती है और उसे बुलाने के बाद में मीशू उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया था। और यहाँ पर पता लगता है कि हमें इस लड़के का नाम सासाकी है और सासाकी यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जिसके बाद में अब ये दोनों एक जगह पर जाते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे होते हैं, जिसे देखकर मीशो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आज तक उसके साथ किसी ने भी कॉफ़ी नहीं पी थी और आज उसके साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठकर उसके साथ कॉफ़ी पी रही है। अब उस दिन को लेकर आज पूरे 11 साल हो चुके थे, क्योंकि उस दिन के बाद में मीशो ने सासाकी को कभी भी नहीं देखा था और मीशो 11 साल से सासाकी को ढूंढ रहा था। अब बहुत ढूंढने के बाद में अगर घर में सासाकी को का घर दिख जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मीशो सासाकी को छूकर देखता है, जो पहले से ऐसी नहीं रही है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है और इसके साथ-साथ वो दूसरे लोगों से भी कोई भी लेना-देना उसका नहीं होता है। यहाँ पर मीशो उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन सासाकी उसे बिना पहचाने उसे छोड़कर वहाँ से आगे निकल जाती है, क्योंकि इन दोनों के पीछे छूटे हुए 11 साल हो चुके थे। अब मीशो एक शॉप खोल लेता है, जो कि सासाकी के घर के ही सामने होती है और मीशो उस शॉप के ऊपर वाले फ्लोर में रहने भी लग जाता है और सासाकी के अपने टाइम में यानी कि उसने जो फ़ोटो खींची थी वो अपने फ्रेम पे लगा देता है और यहाँ पर एक पुतले को ड्रेस भी बनाता है, जो कि सासाकी ने उसे दी थी, जिसके बाद में सासाकी अपने घर से रोज़ देखने लग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मीशो की शादी भी हो चुकी है, उसका हस्बैंड एक रात उसे बहुत ज़्यादा मार ही रहा था, तभी यहाँ पर सीखने के बाद मीशो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अगले दिन फिर से मीशो सासाकी को देखने उसके घर जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है उसका चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया था, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको रात बहुत ज़्यादा मारा था। अब सासाकी को खुश करने के लिए मीशो उसके घर पे एक बड़ा सा गुलदस्ता भेजता है और उसके घर पर छोड़कर चला जाता है। अब वो गुलदस्ते में लिखा होता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन सासाकी उन फूलों को कचरे में डालकर चली जाती है, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो आजकल अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टॉर्चर सह रही थी। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि मीशो सासाकी के शॉप पर जाती है और वहाँ से एक फ़िश एक्वेरियम खरीदती है। अब इसके बाद में मीशो एक्वेरियम को लगाने के लिए उसके घर में जाता है और वहीं पर वो मौका पाकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है और उसके साथ-साथ उसके लाइट रूम में वो एक माइक्रोफ़ोन भी लगा देता है, ताकि वो उसके घर में हो रही सारी बातों को सुन सके। अब उसी रात को वो सुन पाता है कि सासाकी का हस्बैंड उसका उसका बलात्कार करता है, रेप करता है। अब ये सब चीज़ें सुनकर मीशो यहाँ पर सुन रहा था। अब ये सभी चीज़ें सुनकर मीशो बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। अब कुछ टाइम कर हमें दिखाया जाता है कि मीशो उसके घर में छुप-छुप कर नज़र रख रहा था। वहाँ पर वो उसके घर में भी जाता है छुप-छुप के और कुछ चीज़ें चेंज करता रहता है और सासाकी जहाँ लेटती है वो उसी जगह पर सो जाता है और वहाँ लेटकर वो सासाकी को फ़ील करने लग जाता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है सासाकी उसकी शॉप पर जाती है, जिसके बाद में वो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है और उसे अपने पुराने वक़्त को याद करने लग जाता है। अब सासाकी के वहाँ से जाने के बाद में वो उसके झूठे कप में ही पीने लग जाता है और उसको फ़ील करने लग जाता है और फिर से वो उसके रूम में चुपचाप चला जाता है और उसके बेड के नीचे छुप जाता है और इस वक्त उसके बेड के नीचे सुनता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ कुछ इंटीमेशन कर रहा है। अब ये सब मीशो भी शो कर रहा था, लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड को एक नोट मिल जाता है, जो कि मीशो ने सासाकी को खुश रहने के लिए लिखा था। अब उसके हस्बैंड को लगता है कि सासाकी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए सासाकी का हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा मारता है और उसके साथ-साथ लेकर उसे पानी में भी डुबाता है, जिसकी वजह से सासाकी भी बेहोश हो जाती है और फिर उसका हस्बैंड आराम से बेडरूम में जाकर सो जाता है। और अब जब सब कुछ शांत हो ही गया था, तभी सो जाकर पानी से उसे बाहर निकालता है और उसके ऊपर कंबल डालकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सासाकी को लगने लगा था उसके घर में कोई है जो कि उसका परवाह करता है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है मीशो एक दिन सपना देख रहा था, जिसमें वो सासाकी के साथ में सब कुछ कर रहा था। वो जब सब कुछ करना चाहता था, अब यहाँ पर मीशो ने सोच लिया था कि अगर उसके हस्बैंड ने उसे दोबारा सासाकी को हाथ लगाया तो उसको मारेगा, उसकी पिटाई करेगा। जिसके बाद वो सासाकी के घर पे वापस जाता है और उस रात वो पहुंचकर देखता है कि सासाकी अपने हस्बैंड से कह रही है कि उसे अपने मोम के घर पे जाना है, क्योंकि उसकी मोम हॉस्पिटल में है। लेकिन उसका हस्बैंड उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। लेकिन ऐसा देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सासाकी के हस्बैंड से हाथापाई कर देता
करता है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है और अब फिर से वो उसका रेप करने लग जाता है। ये सब मीशू देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वो वापस से अपने घर पर चला जाता है और वो ससाकी को बचा नहीं पाया। इस वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील करने लग जाता है और वो अगले दिन देखता है ससाकी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग रही थी। तब मीशू उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन उसका पीछा करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गायब हो चुकी थी वहाँ से। अब उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई है। अब ससाकी को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में रुकी है। वहाँ उसका हस्बैंड भी आ जाता है और वहाँ उसे फिर से मारपीट करने का उसे अपने घर ले जाने लग जाता है। यहाँ पर वो उसे जाने से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत सारे वक़्त पर वहाँ पर मीशू आकर उसको बेहोश कर देता है। अब अपने हस्बैंड को देखकर ससाकी उसका गला दबाने की कोशिश करती है क्योंकि आज तक उसने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और मारा था। लेकिन तब तक मीशू उसका हाथ उसके गले से हटाता है और खुद अपने हाथों से उसके हस्बैंड का गला घोंट देता है और वहाँ पर उसे जान से भी मार डालता है और वो पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जिसके बाद में ससाकी मीशू के घर पर जाकर देखती है कि ये लड़का आखिर था कौन जो कि इसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता था। लेकिन अब ससाकी को उसके बचपन के फ़ोटो वहाँ पर मिल जाती हैं, जहाँ पर उन्होंने ग्रुप में फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी और तब ससाकी को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ में मैंने कॉफ़ी पी थी। और अब इसके बाद में ससाकी को इसका नाम भी याद आ जाता है और वो भागकर मीशू के पास में वापस जाती है और उसका नाम लेती है। मीशू ये देख कर के ससाकी को मैं याद हूँ और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे एक हल्की सी स्माइल देता है और इसी के साथ-साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है।